हेलो। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ भैया। सर। यस भैया आ पीछे रही है। आपने आई थिंक कल से पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट हुआ था, जिसमें आई थिंक लिबर्टी और इक्वलिटी कल योगेश ने करवा दिया था। आपका अगर लिबर्टी इक्वलिटी से कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन, आपका कोई क्वेरी कुछ भी हो तो सो दैट देन हम फिर आगे के कुछ टॉपिक्स आज करेंगे थ्योरी पोर्शन में। कोई क्वेश्चन है आपका लिबर्टी इक्वलिटी में से कुछ भी? कोई क्वेरी नहीं है? ये तो गजब है। मतलब आपके सारे क्वेश्चन हो रहे हैं या फिर इसलिए क्वेरी नहीं है कि आपको लिबर्टी इक्वलिटी समझ में नहीं आया? आर यू रेफरिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स? पुराने क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं आप लोग? किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे यस सर। हैं पॉलिटिकल थ्योरी पे? कोई क्वेश्चन बताएंगे आप मुझे, कोई पुराने ईयर का किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ भैया, सीयूईटी की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, मैं सीयूईटी की बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग भैया। भैया हाँ सीयूईटी में तो जैसे सिंपल क्वेश्चन आए थे, जैसे लक इक्वलिटेरियनिज्म थिंकर कौन है, तो उसके डॉर्किन थे तो, और ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी मतलब किनका वो था, ऐसे आ जाता है। या फिर निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव, टू टाइप्स ऑफ लिबर्टी किसने पूछा बताया था, तो वही से बर्लिन ने तो बताया ये था। क्वेश्चन आए हुए और हैं तो आपको वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, ठीक है? मतलब कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, और दूसरी बात ये भैया कि अगर ज्यादा पूछ रहे हैं तो मतलब जैसे बुक्स वुक्स के नेम पूछ ले रहे हैं, इस अच्छा, टाइप से पूछ ले रहे हैं। ओके। तो आज हम कौन से टॉपिक करें? आई थिंक मैं सोच रहा हूँ पॉलिटिकल थ्योरी में कल शायद जस्टिस बच गया था, जो कि कल के शेड्यूल में हमने डाला हुआ था। सो वी कैन स्टार्ट अ जस्टिस। एक जस्टिस का कर लेते हैं, एक राइट, एक डेमोक्रेसी, और अगर और कुछ बचेगा तो टाइम बचेगा तो वी कैन डू सिटीजनशिप। एंड आई एम थिंकिंग कि एक दिन हम एक्सटेंड कर सकते हैं शेड्यूल को, तो थ्योरी का कुछ पोर्शन शायद आज बच जाएगा। स्टेट और फेमिनिज्म शायद आज ना हो पाए। जेंडर और फेमिनिज्म बेसिकली आइडियोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन भैया एक उसको सॉवरेनिटी भी बचेगा। सोवर्निटी, हाँ ठीक है, सोवर्निटी आई वुड ट्राई टू डू टुडे ऑल्सो। छोटा सा टॉपिक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। लोग तो ज्वाइन कर नहीं रहे यार, ये तो फिर सिर्फ 30 पीपल आ रहे हैं पढ़ाने का। और फिर लाइव पढ़ाने का मतलब क्या है कि पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग? व्हाट इज द इश्यू? क्या मतलब हम खराब पढ़ा रहे हैं? एक तो ये इश्यू हो सकता है। एक, यू हैव भैया ज्यादा कल की क्लास में रिसोर्सेज है। एक इशू था। क्या था? मतलब भैया ऐसे नहीं, मतलब कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं वो नहीं। कल जैसे भैया पढ़ा रहे थे ना, तो हाँ शायद हो सकता है कि उनकी प्रिपरेशन पहले से ना हो, या फिर उन्होंने एक मतलब पर्टिकुलर मतलब पूरा बनाया ना हो, जो भी इम्पोर्टेंट होंगे। अच्छा तो उनके मतलब अच्छा। जो एक फ्लो आता है ना भैया, जो आपके लेक्चर में आते हैं, जो आप एक फ्लो के साथ शुरू करते हो, तो एक सीक्वेंस में पूरा हर चीज बताते बताते समझाते हुए चलते हो, वैसा नहीं था कल की क्लास में। वो मैं आपके समझ सकता हूँ। वो क्या होता है ना, इसकी हम भी स्टूडेंट ही हैं तो कोई मतलब वो होता है ना कि दिस वाज हिज फर्स्ट क्लास, है ना? बट बेसिकली उसको नॉलेज बहुत बार वो होता है ना कि एक इंसान का एक के पास नॉलेज होता है और एक टीचिंग का थोड़ा सा एक एप्टीट्यूड और एक्सपीरियंस होता है। तो आई होप, बट आई थिंक उन्होंने मेजर मेजर टॉपिक सारे कवर किए थे। आई थिंक उन्होंने आपके अभी आपने जो हाँ, डोरकिन की भी शायद मेन बात मेन हुई थी, पॉइंट्स वो उन्होंने। सारी चीजें किए थे ना? हाँ भैया, कोई मेन मेन पॉइंट बता दिए थे, जैसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो सारे मेन मेन हम्म पॉइंट बता दिए, थ्योरी बता दी थी सारे थिंकर की, ये सारी चीजें बताई थी उन्होंने। ठीक है। ओके, तो कोई बात नहीं, हम आज करते हैं जस्टिस से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके फाइन। आप अपने बाकी दोस्तों को बताइए जल्दी से, एक बार लिंक सर्कुलेट कर दीजिए जो भी आपके कांटेक्ट में है, जहां भी, सो दैट दे कैन कनेक्ट एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द जस्टिस। आई वुड ट्राई टू प्रोवाइड जस्टिस का नोट, बिकॉज मेरे पास थोड़ा पुराना से बना हुआ है मेरे पास जस्टिस का। और राइट्स का मैंने आज थोड़ा सा जो मैं लिख रहा था, तो राइट, सिटीजनशिप एंड सोवनिटी एज यू सेड। और एक कल जो लिबर्टी इक्वलिटी पे वुड सेड। ठीक है, फाइन। आज ही मैं भी भेज दूंगा थोड़ी देर में। सो जस्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और थ्योरी में जब हम पढ़ते हैं तो यूजुअली जब क्वेश्चन हम जो कन्वर्ट करते हैं तो मोस्टली जस्टिस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जस्टिस एक जो टॉपिक है, जो टॉपिक जस्टिस में बहुत सारी मतलब
डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस उसमें होती हैं। जस्टिस एज अ कॉन्सेप्ट जब हम देखते हैं तो इट सीम्स कि आज जब जस्टिस देखता है तो कि जुडिशरी क्या कर रही है, मतलब आज जब भी जस्टिस का नाम आता है तो वी सी कि ओके ओके इंडियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कर रहा है, बट दैट इज ओनली वन फेसेट ऑफ जस्टिस। ये समझना जरूरी है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में जस्टिस को हम यूजुअली अगर देखें तो इसका दिस इज वन ऑफ द आर्किटेक्टोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और ये आर्किटेक्टोनिक कॉन्सेप्ट का जो वर्ड आता है वो प्लेटो से आता है, बिकॉज प्लेटो, अगर आपको याद हो तो प्लेटो हम किए थे तब देखे थे कि प्लेटो अपनी जो पूरी थ्योरी है उसकी, अपनी जो आइडियल स्टेट की थ्योरी है, फिलोसफर किंग की थ्योरी है, उसका मेन हिस्सा जस्टिस को बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं वो प्लेटो बताते भी है। तो वी वुड स्टार्ट फ्रॉम प्लेटो एंड देन वी वुड बिल्डिंग अप द होल जस्टिस का थ्योरी। एक वर्ड याद रखिएगा, गैली थे, W.B. गैली, उन्होंने एक कॉन्सेप्चुअल कैटेगरी का नाम दिया था एसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट। और आई थिंक यस्टरडे योगेश आल्सो टॉक अबाउट दिस। सो गैली का एसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट कई बार पूछ जाता है, वो हैड गिवन दिस कंसेप्शन ऑफ एसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट। उनका कहना कि पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर एक सहमति नहीं बनी है, जैसे जस्टिस भी उनमें से एक। ठीक है, अगर जस्टिस पे सहमति बन जाती तो हमको प्लेटो के जस्टिस को हम मान लेते, एरिस्टोटल के मान लेते, क्यों थ्रू आउट द होल पॉलिटिकल थ्योरी हर बंदा जस्टिस पे दे रहा है। और एक ये भी कहा जाता है कि जो इंसान जस्टिस पे थ्योरी देता वही असली पॉलिटिकल फिलोसफर है। ये बहुत बार कहा जाता है क्योंकि जस्टिस जो है वो इतना डिफिकल्ट और एसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है कि उसके ऊपर कोई थ्योरी बिल्डअप करना बहुत ज्यादा फिलोसफिकली प्रोफाउंड माइंड चाहिए। तो प्लेटो जो है उनसे जब हम स्टार्ट करते हैं जस्टिस का आइडिया जो होता है, तो प्लेटो बात करते हैं कि जस्टिस का मतलब है टू बी फेयर और टू बी जस्ट, और टू बी फेयर एंड टू बी जस्ट फ्रॉम योर इंडिविजुअल पोजीशन टुवर्ड्स द आइडियल स्टेट। तो उनके लिए जस्टिस का सिंपल मतलब 3 प्रिंसिपलों में उन्होंने बताया था। उनके 3 प्रिंसिपल सीधे जो हमने बात की है प्लेटो पे, तो ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे। प्लेटो पे जब हमने बात की तो हमने देखा था किस तरीके से वो सोल को कुछ वर्च्यूज में डिवाइड करते हैं और उनके अनुसार 4 वर्च्यूज होती हैं। ठीक है, अगर आपको किसी को याद है तो आप बता सकते हो। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू ड्वेल इनटू देम। ठीक है, वी हैड सीन कि किस तरीके से उन्होंने नॉलेज की बात की थी, विजडम जो फिलोसफर्स की वर्च्यू होती है। ठीक है, उसके बाद करेज। ठीक है, करेज का मतलब जो ऑक्सिलरी क्लास है। जो तीसरी है टेम्परेंस। टेम्परेंस एपेटाइट से आपको वो रहना है, एपेटाइट को आपको रिपल्स करना है। ठीक है, दैट वाज इन दी द थर्ड क्लास जो उन्होंने क्रिएट की थी। और चौथी जो वर्च्यू थी उनकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू थी, वो चौथी वर्च्यू थी जस्टिस। और उन्होंने कहा था कि जस्टिस जो वो किसी भी सोसाइटी को बाइंड करके रखता है, इट होल्ड्स टुगेदर एनी सोसाइटी। तो वो जस्टिस की 3 कंसेप्शन क्या देते हैं। पहला उनका इंपॉर्टेंट कंसेप्शन, हर एक जो इंसान है उसकी एक क्लास है, और वो क्लास किस आधार पे आप क्या काम करोगे। अगर आप अच्छे हो विजडम में तो फिलोसफर है तो आप राज करेंगे। अगर करेजियस है तो आप रक्षा करेंगे। और अगर इन दोनों में से नहीं तो प्रोड्यूसिंग क्लास में होंगे या फिर आप थर्ड क्लास जो है उसमें होंगे। तो इसी हिसाब से पहला उनका जस्टिस का, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, पहला कंसेप्शन होगा जस्टिस का फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। मतलब आपके फंक्शंस पहले से स्पेशलाइज्ड। और दूसरा कहां से आ गया, प्लेटो बोले कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के बाद आपको किसी दूसरे के फंक्शन में इंटरफेयर नहीं करना है। इफ यू आर अ फिलोसफर किंग यू कांट इंटरफेयर इनटू द करेज वाले लोगों में, मतलब ऑक्सिलरी में। ऑक्सिलरी हो तो तुम प्रोड्यूसर क्लास में नहीं कर सकते। तो नॉन स्पेशलाइज फंक्शन स्पेशलाइजेशन के बाद नॉन इंटरफेरेंस। और तीसरा आ गया ड्यूटी, कि यू हैव टू ओबे योर ड्यूटी। तो यू हैव टू बेसिकली फॉलो योर ड्यूटी। ड्यूटी करेंगे तो वो जस्टिस मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो जो प्लेटो जस्टिस का कंसेप्शन देते हैं तो उसमें बेसिकली रिपब्लिक जो आप देखेंगे तो जो रिपब्लिक नाम है उनकी जो बुक है मोस्ट फेमस, उसका जो पूरा टाइटल देखेंगे आप, जो उनका सब टाइटल है दैट इज कंसर्निंग जस्टिस। तो आप समझ सकते हैं कि प्लेटो के लिए जस्टिस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो जब ये पूरा जस्टिस की जो थ्योरी लाते हैं वो डायलेक्टिक लाते हैं। हमने देखा कि डायलेक्टिक सोक्रेट्स देते हैं जो प्लेटो अपनी बुक में लिखते हैं। तो डायलेक्टिक्स से जब लाते हैं तो डायलेक्टिक्स में क्या होता है, He talks about few of the Greek character। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कौन कौन से कैरेक्टर थे जो प्लेटो की जस्टिस थ्योरी में अपीयर होते हैं। तो बेसिकली हमने पढ़ा है कि 2 लोग बात करेंगे फिर उनसे तो जस्टिस की फाइनल थ्योरी प्लेटो के निकल के आती है। तो उसमें 2-3 लोग हैं, जिसमें एक ग्लूकोन है। ठीक है, एक थ्रेसिमेकस। यू डोंट हैव टू गो इनटू थ्रेसिमेकस क्या कहता है, ग्लूकोन क्या कहता है। जस्ट रिमेंबर कि ग्लूकोन और थ्रेसिमेकस ओल्ड थ्योरी दे रहे थे। तो सोफिस्ट बेसिकली क्या होते थे, जो ग्रीस में बिफोर सोक्रेटिस और प्लेटो से पहले जो रिटोरिक्स
पे बात करते थे, लोगों को भाषण सिखाते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो वहां डेमोक्रेसी थी, और डेमोक्रेसी का वहां की मतलब था कि पब्लिक स्पीक कितनी अच्छी है, जिसके खिलाफ सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल सब थे। तो वो सोफिस्ट वाला जो नॉलेज था उसको ग्लूकोन और थ्रेसिमेकस लेके आए थे, और ग्लूकोन थ्रेसिमेकस डिबेट करते हैं, और लास्ट में प्लेटो की जो है वो अपनी जो थ्योरी है वो अपने आप की थ्योरी को अच्छा बताते हैं और 3 आर्गुमेंट देते हैं। प्लेटो के बाद हमें एरिस्टोटल की जस्टिस की थ्योरी पे आते हैं। एरिस्टोटल की थ्योरी ज्यादा कोई डीप नहीं है प्लेटो की तरह, ठीक है। एरिस्टोटल ने सिंपल कहा है कि जस्टिस का मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए समाज में, ठीक है। और स्टेबिलिटी कब आएगी? किसी के अनुसार किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ताकि रिवोल्ट की भावना नहीं आए। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जस्टिस मीन्स देयर शुड बी स्टेबिलिटी, देयर शुड बी नो फीलिंग ऑफ रिवोल्ट। हाउ दैट वुड कम? दैट वुड कम फ्रॉम इफ यू वुड ट्रीट इक्वल्स इक्वली, अनइक्वल्स अनइक्वली। वो कहते हैं कि नेचर के खिलाफ है अगर आप इक्वल्स को अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं तो। हालांकि ये आर्गुमेंट आज सच नहीं हो सकता, क्योंकि आज के आर्गुमेंट में आप देखेंगे कि इक्वल्स को अगर इक्वली ट्रीट करेंगे तो वेयर वुड द SC ST वुड गो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द नॉर्म तो SC ST इक्वल नहीं है। तो यू नीड टू बेसिकली ट्रीट देम अनइक्वली सो दैट दे कुड कम टू दैट, जो हाशिए के लोग जो बराबर आ जाए सबके, तो यू हैव टू ट्रीट देम अनइक्वली। बट एरिस्टोटल का सिंपल चीज था कि नो, सच थिंग्स कैन नॉट हैपन, बिकॉज दूसरे लोगों में फिर एक रिवोल्ट की भावना आती है, इनस्टेबिलिटी आती है। तो वी ऑल नो कि एरिस्टोटल वाज ए स्टेटोकोइस्ट, तो उनकी जस्टिस थ्योरी इज अबाउट इक्वल्स इक्वली, अनइक्वल्स अनइक्वल, ठीक। देन वी वुड कम इनटू आवर मॉडर्न लिबरल थ्योरीज। बीच में कुछ थ्योरी आती है सेंट ऑगस्टाइन एंड ऑल, आई डोंट थिंक दे आस्क, मोस्टली वो नहीं पूछते हैं सेंट ऑगस्टाइन की एक, मतलब ये जितने बीच के थिंकर्स थे उनकी थ्योरी यूजुअली पेपर में नहीं पूछी जाती है। दे टॉक्स अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, एंड वो जस्टिस को वो मतलब बेसिकली क्रिश्चियनिटी से जोड़ते हैं, गॉड का बहुत वो करते हैं। लेकिन आई थिंक जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरीज आपके लिए जस्टिस की हैं वो स्टार्ट होती है लिबरल पीरियड में। लिबरल पीरियड में भी बेंथम से, बेंथम का जस्टिस का आइडिया था वो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे था। वी ऑल नो कि बेंथम वाज द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म समटाइम्स सेज। तो बेंथम जो कहते हैं वो यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म एक फिलोसफी है जो यूटिलिटी पे बात करती है। अकॉर्डिंग टू बेंथम यूटिलिटी वो सुपीरियर है। यूटिलिटी मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। सो अकॉर्डिंग टू बेंथम जस्टिस कब है? जब सबसे ज्यादा जितना लोगों की जो हैप्पीनेस जिसको प्रिफेर करते हैं अगर वो समाज में हो रहा है, कोई भी पॉलिसी अगर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर दे रही है तो देन इट्स फाइन, तो वो सही है। लेकिन ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को काउंटर करने के लिए सोशलिस्ट ने अपनी अलग से थ्योरी दी जस्टिस की। वो बोले कि नहीं ये तो गलत है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर तो डेफिनेटली फिर जो कैपिटलिस्ट क्लास और जो मतलब मिडिल क्लास जो मतलब उस टाइम पे बूर्जुआ जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो देन रोल्स आते हैं, और रोल्स क्रिटिसाइजेस बेंथम का यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। वो कहते हैं अगर मेजोरिटी के हिसाब से ही डिसाइड होगा तो माइनॉरिटी कहां जाएंगी? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ग्रेटेस्ट नंबर ने जो बोल दिया वही जस्टिस है, वही हैप्पीनेस है। बट रोल्स बोला कि व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर इन माइनॉरिटी? तो दैट्स व्हाई फ्रॉम बेंथम वी कम इनटू दी रोल्स। और रोल्स की जो थ्योरी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, उसके आपको टर्म्स भी याद रखने। और बिकॉज रोल्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अलग से लिखा हुआ है, तो आपको मैं वी वुड गो इनटू रोल्स की सारी बुक्स और रोल्स के मेजर मेजर सारे कंसेप्शन, ठीक है। एंड आई थिंक ग्लोबल जस्टिस आपका कहीं अलग से मेंशन है, वी वुड डू ग्लोबल जस्टिस आल्सो द एंड द पार्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल जस्टिस को अलग से पढ़ने का कोई तुक नहीं है, जस्टिस में ही आप उसको देखेंगे। तो रोल्स की 1971 में एक बुक आती है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें वो जस्टिस एज फेयरनेस का प्रिंसिपल देते हैं। हालांकि जस्टिस एज फेयरनेस आर्टिकल भी छप चुका था पहले, बट आपको याद रखना 1971 में अ थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक आती है, जिसमें जस्टिस एज फेयरनेस कंसेप्शन जॉन रोल्स देते हैं। जॉन रोल्स वैसे लिबरल थिंकर है, लेकिन वो लिबरल यूटिलिटेरियन नहीं है। यूटिलिटेरियन बेंथम थे वो, और इवन मील भी यूटिलिटेरियन थे, बट मील ने कुछ चेंजमेंट किए थे यूटिलिटी में। बट रोल्स जो है वो है लिबरल इगेलिटेरियन। अब मैं बताता हूँ इगेलिटेरियन क्या होता है। इगेलिटेरियन मतलब जो इक्वलिटी की बात करें, ठीक है। सो बेसिकली जो लिबरल, क्यों? क्योंकि वो हमेशा रीजन और इंडिविजुअल, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। वेन एवर लिबरल वर्ड काम में आए आपको दिमाग में हाथों हाथ आपकी बत्ती जल जानी चाहिए कि 2 वर्ड तो पक्के होंगे, रीजन यानी ह्यूमन फैकल्टी पे विश्वास, और इंडिविजुअल की बेस्ट इंसान अपने बारे में इंसान खुद ही जानता है। तो रोल्स भी इस चीज के प्रति अपना विश्वास कायम रखते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि एकदम से कोई रेडिकल इगेलिटेरियन है,
बट वो लिबरल इगेलिटेरियन है, लिबरल आइडियाज के अंदर अंदर इक्वलिटी को वो करते हैं। और ये वो वक्त भी था, रोल्स जब लिख रखे थे तब बेसिकली रोल्स 71 में लिख रखे थे। तो उस टाइम पे कोल्ड वॉर का वो दौर, और मार्क्सिस्ट जो थ्योरी थी वो एकदम से, मतलब लिबरल और मार्क्सिस्ट थ्योरी एक दूसरे की टक्कर में थी। तो ऐसे में रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और रोल्स ने बेसिकली, क्योंकि हमेशा कहा जाता था कि लिबरलिज्म जो है उसमें सिर्फ लिबर्टी पे फोकस है, इक्वलिटी पे कोई फोकस नहीं है, तो रोल्स ने बेसिकली ये अपने हाथ में ये मिशन लिया कि लिबर्टी और इक्वलिटी को कैसे रिकंसिलिएट करना है। ठीक है, तो ये उनका आइडिया आता है थ्योरी ऑफ जस्टिस से। थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट वो देते हैं कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये वर्ड आपको याद रखना है, ये कोट कई बार पूछा जाता है कि जस्टिस जो है वो पहली वर्च्यू है सोशल इंस्टीट्यूशंस की। और समहाउ सिमिलर सा ही कोट प्लेटो भी देते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन से पूछा जाता है, तो आपके साथ ऑप्शन में कई बार अगर प्लेटो नहीं है, कई बार रोल्स नहीं होता, कभी ऑप्शन में कभी प्लेटो नहीं होता है। तो प्लेटो को थोड़ा सा अलग है कि प्लेटो सेज कि दिस इज द जस्ट लाइक ट्रूथ वर्च्यू है, वैसे ही जस्टिस वर्च्यू है हर सोशल इंस्टीट्यूशन की। और रोल्स कहते हैं कि पहली वर्च्यू जो है किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन की वो जस्टिस है। ये आप याद रखेंगे। अब ऐसा क्या है उनके जस्टिस में, ठीक है, वो हमको समझना है। तो बेसिकली रोल्स जो है वो एज आई सेड कि वो रिफॉर्म करते हैं लिबरल थिंकिंग में। ठीक है, जैसे मील ने क्वालिटी जोड़ के बेंथम में रिफॉर्म किया था, बट यहां पे वो एक रेडिकल रिफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू रोल्स, अगर जस्टिस को समझना है आपको, तो जस्टिस के लिए वो कहते हैं कि हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा। जैसे हमने देखा होब्स, लोक, रूसो, और उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन कोई थिंकर है तो वो है रोल्स। ये क्वेश्चन भी शायद पूछा गया है कि होब्स, लोक, रूसो एंड देन रोल्स। रोल्स भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का वो लेते हैं, बट एक थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। होब्स, लोक, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस लिए लाए थे? टू शो यू द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी फ्रॉम वेयर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन वुड कम आउट। सो पॉलिटिकल अथॉरिटी का सोर्स बताने के। बट रोल्स अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट लाए थे टू शो यू द सोर्स ऑफ जस्टिस, बेस्ट जस्टिस का कॉन्सेप्ट देने के लिए। तो उनका जो एम था, एम ऑफ रोल्स था, वो क्लियर था कि उनको एक यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ जस्टिस बनानी। और उन्होंने बोला कि यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ जस्टिस विच इज प्रोसीडरल, यानी वो बोले कि आई डोंट वांट समथिंग काइंड एंड स्टेट थ्योरी, जो नोजिक बाद में कहते हैं। तो नोजिक बेसिकली एंड स्टेट और प्रोसीडरल थ्योरी का डिफरेंस बनाते हैं, जो बाद में पढ़ेंगे हम नोजिक को। बट अकॉर्डिंग टू रोल्स, ही वांटेड अ प्योरली प्रोसीडरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब आप ये समझिए प्रोसीडरल और सब्सटेंटिव जस्टिस क्या होता है। प्रोसीडरल है जो सिर्फ प्रोसेस बताएगा आपको कि भाई अगर आपने ये चीज की तो जो भी रिजल्ट निकलेगा वो जस्ट है। वेरज एंड स्टेट जो लॉजिक बोलते हैं और जिनको हम सब्सटेंटिव थ्योरी मानते हैं, वो कहती हैं कि आपको प्रोसेस तो आपको फॉलो करनी है, लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूशन यानी एंड भी आपका वो जस्ट होना चाहिए। ये थ्योरी आपको दिमाग में आती है तो किसकी बात आती है? कार्ल मार्क्स की। मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस इज अबाउट ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्थ टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। ठीक है, इंसान अपनी वर्थ और अपनी एबिलिटी की बजाय, जो कि लिबरल सिस्टम में होता है कि आपकी जितनी एबिलिटी आप उतना करेंगे, अगर आपको कैपिटलिस्ट है तो आपको उस तरीके से, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थिंकिंग ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, उसको नीड के हिसाब से मिलना चाहिए, उसकी जरूरतों के हिसाब से मिलना चाहिए। तो ये जो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है जो मार्क्सिस्ट में आता है वो एंड स्टेट है, क्योंकि वो प्रोसेस के बारे में नहीं बोल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि तुम ये जस्ट प्रोसेस करो, ऐसे करो वैसे, वो कह रहे हैं कि नहीं, फाइनली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ही जस्ट नीड के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन रोल्स जो, क्योंकि वो लिबरल है, तो अकॉर्डिंग टू लिबरल एंड स्टेट थ्योरी जो वो मार्क्सिस्ट होती है वो लिबरल हो ही नहीं सकती है। तो रोल्स अपनी थ्योरी को ये याद रखने परफेक्टली प्रोसीडरल थ्योरी बोलते हैं। और उनके अनुसार परफेक्टली प्रोसीडरल थ्योरी कैसी होती है, वो कहते हैं कि इसके लिए हमको एक ओरिजिनल पोजीशन में जाना पड़े। द वर्ड ओरिजिनल पोजीशन इज यूज्ड बाय रोल्स। वो कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन क्या है? ओरिजिनल पोजीशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां इंसान वेल ऑफ इग्नोरेंस में। अच्छा, ये क्यों जा रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि वो जस्ट जैसे होब्स, लोग, रूसो गए थे, ये बोले कि इंसान का रीजन ही बेस्ड होता है, वो इंसान अपने लिए क्या सोचता है वही बेस्ट जस्टिस थ्योरी निकलेगी, क्योंकि खुद का बेस्ट मालिक इंसान खुद होता है। तो रोज इसीलिए ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं कि उनको ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाओ और वेल इग्नोरेंस में डाल दो। वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है कि दे डोंट नो अबाउट देयर सोशल स्टैंडिंग,
उनको नहीं पता है कि आज सोसाइटी में उनकी हालत क्या है, आर दे अफ्लुएंट और आर दे पुअर। क्योंकि अगर ये पता होगा और फिर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लेके जाओगे, फिर तो वो वही चूज करेगा जो उसको चाहिए। लेकिन रोल सेट की एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लेते हैं वेयर nobody knows about their social condition. They only have a primitive or primary knowledge of law, psychology, थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, ठीक है, बट दे डोंट नो अबाउट देयर इकोनॉमिक कंडीशन, देयर पॉलिटिकल कंडीशन, देयर क्लास, देयर एनीथिंग दे डोंट नो। तो थ्रू दिस वी कैन फाइंड आउट अ प्रोसीड्यूरल थ्योरी। तो वो कहते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आएगी ना, तो इंसान क्या करेगा, इंसान जो है वो जो थ्योरी जस्टिस के अपने हिसाब से सोचेगा, तो उसका पहला काम ये होगा कि सबको जो है ना वो बेसिक इक्वल लिबर्टी जो है वो सबको मिले। पहली चीज ये होगी। लेट्स सी कैसे, कि जैसे 50 लोग हैं, डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट देयर सोशल स्टैंडिंग टुडे, वो वेल ऑफ इग्नोरेंस में ओरिजिनल पोजीशन में बिठा दिए गए हैं। नाउ दे आर सेड कि चूज थ्योरी ऑफ जस्टिस फॉर यू। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स अगर वो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस चूज करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहला प्रिंसिपल ये करेंगे कि सबको जो बेसिक लिबर्टीज है वो इक्वल मिलनी चाहिए। बेसिक लिबर्टी जो है वो इक्वल मिलनी चाहिए, ठीक है। बेसिक लिबर्टी में क्या होगा, फ्रीडम जिस तरीके की जो बहुत जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रोल्स जो भी जस्टिस की थ्योरी वो हमेशा बेसिक प्राइमरी गुड्स में होगी, और वो प्राइमरी गुड्स को भी 5 भागों में डिवाइड करते हैं, बट दैट इज नॉट ऑफ योर, आई डोंट थिंक सीयूटी में वो पूछा जाता है। इफ यू अंडरस्टैंड, वो डिफरेंट 5 भागों में उनको डिवाइड करते हैं, जिसमें इनकम एक हिस्सा है जिसपे वो बात करते हैं, बट यू डोंट हैव टू गो ड्वेल into that, बस जस्ट अंडरस्टैंड दिस 3 प्रिंसिपल्स वो जो देते हैं। तो पहला जो होगा वेल ऑफ इग्नोरेंस में इंसान जो सोचेगा, पहला आइडिया क्या होगा, बेसिक इक्वल लिबर्टी जो है वो हमको मिले, ठीक है, सबको इक्वल। फिर दूसरा जो जस्टिस का बनेगा उसमें वो 2 प्रिंसिपल निकाल लेगा। पहला कि भाई अगर कोई पीछे बच गया है तो उसके लिए यार कोई क्या ना डिफरेंस प्रिंसिपल निकाल देते हैं, यानी कि जो पीछे बच गया है कोई, तो मतलब जो पिछड़ा है, जो हाशिए पे रह गया, मान लो, वो कैसे निकलेगा, मैं खुद ही ये सोच रहा हूं, मैं ओरिजिनल पोजीशन में हूं, वेल ऑफ इग्नोरेंस में हूं, मैंने पहले कर लिया बेसिक लिबर्टीज, बट मान लो मैं फिर ये भी तो सोचूंगा कि चलो ठीक है मैंने लिबर्टी अपनी बढ़ा ली, पर गलती से अगर मैं गरीब पैदा हुआ तो दूसरा आपका क्या होगा, आप है ना मैक्सिमम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम और मिनिमम का बैलेंस बनाएंगे। और बैलेंस कैसे बनेगा, यू वुड मिनिमाइज योर पेन, और मिनिमाइज पेन का मतलब ये आप डिफरेंस प्रिंसिपल लाएंगे कि कल को अगर कोई गरीब है तो उसको हम क्या है, एक मतलब उस मैटर के ऊपर हम थोड़ा जो अपना इक्वल लिबर्टी है उससे थोड़ी ज्यादा लिबर्टी उसको दे सकते हैं। वी कैन डिपार्ट फ्रॉम दैट इक्वलिटी वाला कंसेप्शन। और तीसरा उनका है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। समटाइम्स क्या होता है कि आपको ये जो, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर दिस इन ऑर्डर, बट समटाइम्स क्या ना ऑर्डर कुछ गलत दे रखा होता है, बट यू हैव टू बेसिकली रोल्स की जो ओरिजिनल बुक है, रोल्स की ओरिजिनल बुक के अनुसार जो जस्टिस का ऑर्डर है वो इस तरीके से होगा। सबसे ऊपर इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, दूसरे नंबर पे डिफरेंस प्रिंसिपल, तीसरे नंबर पे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देन उनका आई थिंक बस मेनली यही चीजें हैं। बाकी रोल्स ने फिर रोल्स का जब ये बात हुई, उन्होंने जब ये 3 प्रिंसिपल दिए, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं रोल्स को। और क्रिटिसाइज क्या करते हैं, सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म उनका इस चीज पे होता है कि आपने जो थ्योरी दी है वो आपके हिसाब से तो प्रोसीड्यूरल है, बट वो लिबरल जो आइडियाज है उनके खिलाफ है। ये बोलते हैं नाजिक नॉजिक जो होते हैं, वो जो होते हैं वो एक मतलब लिबर्टेरियन थिंकर है, जो बेसिकली लोग का जो क्लासिक लिबरलिज्म का आइडिया था उसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। और नॉजिक जो है उनके अनुसार अगर आप किसी का कोई भी हिस्सा, क्योंकि डिफरेंस प्रिंसिपल में वही हो रहा है, कुछ को आप ज्यादा लिबर्टी देंगे, कुछ को आप ज्यादा हक देंगे, क्योंकि वो डिफरेंट है थोड़े से, मतलब लिस्ट एडवांटेज है वो जो रोल्स यूज करते हैं वर्ड। तो रोल्स एक ही यूज करते हैं कि आपको जस्टिस के प्रिंसिपल से डिपार्चर होना एक ही कंडीशन में है, अगर कोई लिस्ट एडवांटेज है तो उसको आप डिफरेंस कर सकते हैं, उसके साथ उसको ज्यादा दे सकते हैं, ठीक है। और वो जो लिस्ट एडवांटेज है उसका जो है ना, आपको उसको डिफाइन कैसे करेंगे, वो बेसिक सोशल लिबर्टीज उसके पास नहीं है, तो बेसिक प्राइमरी गुड्स उसके पास नहीं है, वो जो है वो उस आधार पे आप रेशनल डिसीजन लेंगे, मतलब रीजन का बहुत उसमें रोल होगा। तो नॉजिक कहते हैं कि नहीं, ये गलत चीजें हैं। अगर आप मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी किसी ने
टैक्स दिया है सरकार को। ये तो पहली चीज है कि टैक्स क्यों ही ले रहे हैं आप, क्योंकि मतलब बेसिकली अगर आपको डिफरेंस करना तो आप टैक्स लेंगे, ठीक है, लोगों से, या फिर एक तरीके से स्टेट वुड इंटरफेयर इनटू दैट थिंग्स की डिफरेंस करने के लिए, मतलब सबको इक्वल करने के लिए स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा कि रोल्स की जिस तरीके की थ्योरी है। नोजिक कहते हैं नो, ये गलत है। अगर स्टेट कभी भी इंश्योर करेगी जस्टिस की अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज रोल्स ने ये स्टेट पे छोड़ दिया कि आपको जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंश्योर करनी है। तो तीसरा प्रिंसिपल जो है डिफरेंस प्रिंसिपल भी आप ही को करना है। अगर कोई लिस्ट एडवांटेज है तो आपको उसकी देखरेख करनी है। नोजिक बोला दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म के खिलाफ है। स्टेट इसमें इंटरफेयर करेगी मतलब उस टाइम पे उसने इनजस्टिस कर दिया। स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर। तो नोजिक जो है वो रोल्स को क्रिटिसाइज करते हुए रोल्स की थ्योरी को एंड स्टेट थ्योरी बोलते हैं। और जो नोजिक की बुक होती है उसका कई बार पूछ लिया जाता है नाम, ठीक है, तो आप इसको स्टेट यूटोपिया एंड एनार्की के नाम से, ये एक बुक है जिसको आप याद रख लीजिएगा। बाकी मैं आपको भेज दूंगा बुक में। और भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म आते हैं रोल्स के फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म आता है, जिसमें मोस्ट ओपनली सुसान मोलर ओकिन बोलती हैं। सुसान मोलर ओकिन का भी यही आइडिया होता है कि जो रोल्स है उसने जो थ्योरी, अपना जो थ्योरी दिया ओरिजिनल पोजिशन में जो रखा है वो आदमी है, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। फैमिली के अंदर जस्टिस का क्या काम होगा उसके बारे में तो वो बता ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो सुसान मोलर ओकिन उनको क्रिटिसाइज करती है, ठीक है। ये उनकी जो सुसान मोलर ओकिन का जो क्रिटिसिज्म वो उनकी 1989 की बुक से आता है, जिसका नाम है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, ठीक है। तो एक और जो उनका मेजर आता है वो कम्युनिटेरियन क्रिटिक आता है। तो बेसिकली कम्युनिटेरियन लोग क्या थे, कम्युनिटेरियन जो थिंकर थे वो थिंकर थे जो कम्युनिटी बेस्ड लाइफ में विश्वास करते थे, वो लिबरल इंडिविजुअलिज्म में विश्वास नहीं करते थे। और ये कम्युनिटी का आइडिया जो आता है वो रॉबर्ट पुटनाम की एक बुक थी बॉलिंग अलोन, ये कई बार पूछ गया था। बॉलिंग अलोन में रॉबर्ट पुटनाम ये कहते हैं कि समाज में अगर इतना इंडिविजुअलिज्म होगा तो वी आर बॉलिंग अलोन, खुद ही बॉल फेंक के खुद ही क्रिकेट खेल रहे हो, बेसबॉल खेल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है समाज में। वो कहते हैं कि सोशल कल्चर ही खत्म हो गई है, सोशल वैल्यूज ही खत्म हो गई, सोशल कैपिटल बचा ही नहीं हमारे पास। तो वो बॉलिंग अलोन से आइडिया लेते हुए कुछ थिंकर है कम्युनिटेरियन मेजर, जिनमें से दो नाम आप याद रख सकते हैं, माइकल वोल्जर एंड सैंडल। सो वोल्जर जो है वो कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी के कंसेप्शन जो देते हैं वो उसमें क्रिटिसाइज करते हैं रोल्स को भी, बट सैंडल जो है वो एक लिमिट्स ऑफ जस्टिस में अपना अलग जस्टिस कंसेप्शन देते हैं, जिसमें वो कम्युनिटी को सेंटर पे रखते हैं, ठीक है। उनके अनुसार कम्युनिटी जो है वो बहुत जरूरी है, और इंडिविजुअल के लेवल के ऊपर आप कुछ नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन अपने आप में एक धोखा है अकॉर्डिंग टू सैंडल। सैंडल कहते हैं कि कुछ भी ओरिजिनल पोजीशन नाम की चीज नहीं होती, आप अपनी कम्युनिटी में यू आर सिचुएटेड सेल्फ, ठीक है ना, यू आर सिचुएटेड सेल्फ, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कनेक्शंस हैं, उनके आधार पे तुम्हारा आईडी बनते हैं। इसी तरीके से रोनाल्ड वोर्किन भी अपने जब वो लक एगलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, एंड वेयर वी टॉक अबाउट ऑप्शन लक एंड ब्रूट लक, आई डोंट थिंक कि इतना डीप आपसे पूछे हैं, बट जस्ट नीड कि लक एगलिटेरियनिज्म की बात जो वोर्किन करते हैं तो वो चीजें उसमें वो भी उनको क्रिटिसाइज करते हैं। सो ये जो आइडियाज है रोल्स के, आई थिंक आपको बस इनको याद रखना है कि मतलब उन्होंने प्राइमरी गुड्स की बात की थी, उन्होंने रेशनलिटी की बात की थी, उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन की बात की थी, सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन है, ठीक है, वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात की है, तीन प्रिंसिपल किस किस ऑर्डर में है, लिबर्टी, डिफरेंस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये सब आई थिंक दैट आपको इसमें रोल्स, नोजिक और इनके रखना है। सुसान मोलर ओकिन का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, उनकी बुक जो जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली जो है उसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जो आपकी नोजिक की बुक है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखें। उसके बाद हम आते हैं सीधे, एक ये याद रखिएगा कि रोल्स के ऊपर इमैनुअल कांट का बहुत वो था। इमैनुअल कांट बेसिकली एक आइडिया दिए थे ड्यूटी एथिक्स का। उन्होंने बोला था कि ईच मैन इज एन एंड हिमसेल्फ, हर आदमी अपने आप में एक एंड है, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू मेक देम मीन टू सम एंड, दे आर इन इटसेल्फ दे आर एंड इन सेंस कि हमारी हर एक जो चीज है वो इंसान की अच्छाई के लिए, इंसान को मतलब उसकी लाइफ बेटर बनाने के लिए होनी चाहिए। इंसान को हमको किसी और एंड के लिए यूज नहीं करना चाहिए। सो ईच मैन इज एन एंड इन हिमसेल्फ, ये बेसिकली कांट का आइडिया था। तो कांट से उन्होंने रेशनलिटी और एथिक्स वाले जो आइडियाज हैं वो रोल्स ने कांट से लिए हैं। और जब कम्युनिटेरियन जो क्रिटिक है उसका रोल्स अपनी दूसरी बुक में रिप्लाई भी करते हैं।
लॉज ऑफ द पीपल करके एक बुक छपती है उनकी 90s में, जिसमें वो कम्युनिटेरियन क्रिटिक का जवाब देते हैं। वी नीड टू रिमेंबर कि लॉज भी एक बुक थी जिसमें वो कम्युनिटेरियन क्रिटिक का जवाब देते हैं। और वो लॉज में ये भी लिखते हैं, क्योंकि उनका, अब मैं आपको ग्लोबल जस्टिस वाला जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्शन है उसमें मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ग्लोबल जस्टिस जो आइडिया है वो रोल्स से ही निकल के आता है। तो कुछ थिंकर से उन्होंने बोला कि जो रोल्स का जो आइडिया है उसको हम ग्लोबल लेवल पे भी अपना सकते हैं। जैसे कैपिटलिस्ट स्टेट है वो बहुत अफ्लुएंट हैं, और कुछ जैसे साउथ एशिया की कंट्रीज, अफ्रीका की हैं, तो उनको डिफरेंस प्रिंसिपल अपनाना चाहिए कैपिटलिस्ट कंट्रीज को, और डिफरेंस प्रिंसिपल के जरिए इनको लिस्ट एडवांटेज कंट्री को कुछ हेल्प करना चाहिए डिफरेंट चीजों में जस्टिस इंश्योर करने के लिए। बट रोल्स अपनी लॉज ऑफ द पीपल में इस आइडिया को कंप्लीटली नकार देते हैं। वो कहते हैं मेरी थ्योरी टोटली डोमेस्टिक के लिए है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है क्या रोल्स का क्या माना है, ग्लोबल जस्टिस में उनकी अप्लाई होनी चाहिए, वो मना कर देते। बट उनके कॉन्ट्रास्ट में जो थॉमस पोग है, इनका नाम याद रख लीजिएगा, थॉमस पोग, जिनके POGGE, थॉमस पोग जो है वो कहते हैं कि रोल्स की थ्योरी को हम अपना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो पावरफुल गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ और साउथ डिवाइड, आपको पता होगा नॉर्थ का मतलब है जो विकसित देश है, ठीक है, नॉर्थ है वो, ठीक है, यूरोप, अमेरिका एंड ऑल, और साउथ में आ गया ग्लोबल साउथ, जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया, ये जो उसमें आते। तो पोग ने ये कहा कि हम ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में भी रोल्स की थ्योरी अपना सकते हैं, ठीक है। चार्ल्स बेट्स तो थे, BEITZ, मैं भेजूंगा ये नोट्स आपको। चार्ल्स बेट्स जो है उन्होंने रोल्स की थ्योरी का डिफरेंस प्रिंसिपल जो है उसको अप्लाई करने की बात करी थी, ठीक है। ऐसे एक पीटर सिंगर नाम के जो थिंकर थे, उन्होंने भी ग्लोबल जस्टिस में बोला था कि उन्होंने थोड़ी अलग थ्योरी दी, रोल्स से थोड़ा सा अलग होके। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनमें अगर कुछ भी बैड हो रहा है, अनफॉर्चुनेट हो रहा है, तो उसको जो है ना हमको इस तरीके से करना है कि अदर कंट्रीज को उनमें ग्लोबल जस्टिस की बात करनी चाहिए, ठीक है। तो वेस्टर्न कंट्रीज को वो बेसिकली इस तरीके को कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज को कहीं भी अगर गलत हो रहा है तो शुड इंटरफेयर टू बेसिकली प्रोवाइड जस्टिस। तो वी डोंट जस्ट लिमिट टू अवर बाउंड्रीज, नाउ जस्टिस हैज बिकम अ ग्लोबल कंसेप्शन। तो कई बार ये आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन बोले, तो थॉमस पोग बोले हैं जो रोल्स के साथ हैं, बिट्स यही कहते हैं कि रोल्स वाला पॉलिसी अप्लाई करी जा सकती है, पीटर सिंगर है जो भी अपनी खुद की थ्योरी देते हैं ग्लोबल जस्टिस की, और इसी तरीके से थॉमस नगेल का भी आप याद रख सकते हैं। थॉमस नगेल जो वो एक कहते हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन जस्टिस एंड कलेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, और वो एक सोवरेन अथॉरिटी के नीचे ही काम हो सकती है। तो वो कहते हैं कि नगेल का ये कहना है कि यू कांट जस्ट इग्नोर द बाउंड्रीज, यू हैव टू बेसिकली ग्लोबल जस्टिस भी इंश्योर करना है, तो यू हैव टू टॉक अबाउट द बाउंड्रीज एंड उसी सोवरेन कंट्रीज के हेल्प से ही यू कैन बेसिकली एस्टेब्लिश एज जस्टिस का ग्लोबल फ्रेमवर्क। उसी तरीके से डेविड मिलर का नाम आप थोड़ा सा याद रखिएगा। डेविड मिलर जो है वो आइडिया ऑफ जस्टिस को बताते हैं कि एक स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से निकल के आता है, ठीक है, और वो स्पेसिफिक जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो ग्लोबल जस्टिस में मिस करता है। तो वो कहते हैं ग्लोबल जस्टिस का जो आइडिया है वो अप्लाई नहीं हो सकता, बेसिकली वो ग्लोबल जस्टिस कंसेप्शन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो मिलर कहते हैं कि ग्लोबल जस्टिस तभी इंश्योर हो सकता है तो सिटीजनशिप और नेशनलिटी का आइडिया हो। भाई ग्लोबल जस्टिस कैसे इंश्योर होगा? आज स्टेट में जस्टिस इसलिए हो सकता है कि वी वुड गो टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज कि हमको ये चीज नहीं मिली, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में नहीं मिली, डिफरेंस प्रिंसिपल हमारा फॉलो नहीं हुआ। बट व्हाट अबाउट इन द ग्लोबल सिनेरियो, वी डोंट हैव एनी ग्लोबल गवर्नमेंट। तो वो कहते हैं कि ग्लोबल लेवल पे हम ऐसा कोई जस्टिस का कंसेप्ट लागू नहीं कर सकते, ये डेविड मिलर बोलते हैं। तो ये कुछ नाम आप याद रखिएगा, पोग, बेट्स और सिंगर, ये तीन जो हैं वो ग्लोबल जस्टिस के एकदम फेवर में है, और नगेल थोड़ा सा उससे मतलब उससे थोड़ा इतराज जताते हैं, और डेविड मिलर जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इनका नाम, आई वुड गिव यू द नोट्स एंड आई थिंक आई एडेड सम 4-5 क्वेश्चन आल्सो देयर, so you can practice them. So from my side justice is done. Justice is very important concept. आपको ये सारी चीजें आई थिंक समझ में आई होंगी, रोल्स की और नोजिक के जो आर्गुमेंट हैं, सुसैन मोलर-ओकिन क्या बोली हैं, कम्युनिटेरियन कौन थे वो क्या बोले, सैंडल, वॉल्जर ये क्या बोलते हैं जस्टिस पे, ठीक है, सैंडल की स्फीयर ऑफ जस्टिस बेसिकली बुक। वैसे ही लक इगैलिटेरियनिज्म में वो जस्टिस की बात भी करते हैं हमारे डोरकिन साहब, जिसमें वो बात कहते हैं, डोरकिन का जस्टिस थोड़ा समझ लीजिए, डोरकिन जो वो जस्टिस के अनुसार, उनके अनुसार जस्टिस जो है दैट फ्लोज फ्रॉम वो इंश्योरेंस का एक आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि ना देखो दो तरीके के लक होते हैं, आप वो एक आइडिया देते हैं कि आपको एक आइलैंड पे लेके जाया गया और आपको वहां पे बोला गया कि आप यहां से
यहाँ पे आपको रहना है, क्योंकि आप आइलैंड में वहां रख दिए गए, कोई आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, आपको नई लाइफ दोबारा से शुरू करनी है। तो ये उनका एक फिक्शनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। कई बार ये वर्ड पूछ लिया जाता है, फिक्शनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन यूज करता है? तो ये बेसिकली हमारे डोरकिन साहब करते हैं। और डोरकिन साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वहां पे जब होंगे तो सब तो इक्वल है, क्योंकि सब यहाँ पे बिछुड़ गए, कोई कुछ साथ लेके आया नहीं है, नाव से आए थे और यहीं पे रह गए। वो कहते हैं फिर हमारे साथ क्या होगा? तो वो क्लेम सेल्स की बात कर रहे हैं। क्लेम सेल्स बेसिकली समुद्र के छोटे छोटे आपने देखे होंगे, व्हाइट व्हाइट सुंदर सुंदर पत्थर से। तो वो बेसिकली उनको कहते हैं कि इनको हम करेंसी बना लेते हैं और फिर वो बांटते हैं इक्वल इक्वल करेंसी सब में। और फिर वो कहते हैं देर इज, आपको करेंसी उसी हिसाब से मिलेंगे कि आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करेंगे, तो उसी हिसाब से आपको करेंसी मिल, आपको अपनी अप्लाई करनी है। ठीक है, लेकिन फिर वहां पे क्या है, दो चीजें होंगी, एक ऑप्शन लक होगा, एक ब्रूट लक होगा। ठीक है, मान लीजिए आपका मतलब यू हैड चूज समथिंग, कोई जॉब आपने किया, अब वो चली कि नहीं चली वो बात की बात है, बट यू हैड टेकन दैट एज एन ऑप्शन, और आपने अपनी क्लेम सेल्स उसमें इन्वेस्ट की और वहां से आप जस्टिस का आइडिया लेके आएंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर आपने खुद चूज किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ ब्रूट लक भी हो सकते हैं। ब्रूट लक कैसे होगा? कि मान लीजिए आप अचानक वहां जाके अंधे हो गए, लंगड़े हो गए, है ना, कुछ सिचुएशन आपके साथ हो गई। ठीक है, तो वहां फिर आपको क्या करना होगा? वहां पे आपके लिए थोड़ा सा, जो ये लोग है ना सब मिलके ये थोड़े से अपनी क्लेम सेल अलग रख देंगे कि भाई ये इसको थोड़ा ज्यादा कभी जरूरत पड़ी तो वो दे देना, और एक रिटायरमेंट हुआ तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी थोड़ी सी क्लेम सेल रख देंगे। तो वो बेसिकली इंश्योरेंस का और पेंशन का एक आइडिया देते हैं जस्टिस के कंसेप्शन में, और वो कहते हैं इसके बाद जो भी है ना वो जस्ट है। ठीक है, तो वो सिर्फ अपने जस्टिस की थ्योरी में लक की बात करते हैं, दो लक की बात करते हैं। ऑप्शन लक आपने जो चूज किया है, अब आपने अपने लिए जो प्रोफेशन चूज कर लिया उसमें आपको क्लेम सेल मिल गया, आपको वहां पे अगर वो फेल हो पास हो आपने खुद चूज किया, उसमें आप ये नहीं कर सकते कि भाई यार तब मैं आइलैंड पे आया था, तब मेरे को बड़ा मन हो रहा था कि मैं यहाँ से कुछ यहाँ पे कुछ खोलूंगा, होटल खोलूंगा, बट अब मुझे लग रहा है होटल तो यहाँ चलेगा नहीं, तो आई ट्राई टू डू समथिंग एल्स, बट फिर वो नहीं चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू हिम अगर आपकी चॉइस गलत है तो फिर आप उसके खुद की जिम्मेदार। हाँ, ब्रूट लक में इंश्योरेंस का और वो आइडिया को देते हैं, तो एक पूछ लेता है वो टॉक अबाउट इंश्योरेंस एंड पेंशन आइडिया। सो ये ब्रूट लक में अपने रोनाल्ड डोरकिन जो अपनी छोरी में बात करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल ऑन दी जस्टिस। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका हो, कोई क्वेरी हो जस्टिस थ्योरी में, यू कैन आस्क। ठीक है, देन वी हेलो। वुड गो इनटू डिफरेंट। हाँ हाँ, बोलिए आयुष। हाँ भैया, कह रहे थे कि जो डेविड मिलर का जो कॉन्सेप्ट आपने बताया कि जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था ग्लोबल जस्टिस को, तो हाँ, उन्होंने जब क्रिटिसाइज किया था भैया, तो उन्होंने कोई अपनी थ्योरी का नाम दिया था या फिर सिर्फ उन्होंने क्रिटिसिज्म ही किया था अपनी बुक सोशल जस्टिस में? बेसिकली मैंने भी इतना डीप तो नहीं पढ़ा है क्योंकि यूजुअली पूछा नहीं जाता है, बट जब मैं एक बार चेक करके आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहीं ऐसा कुछ वर्ड से मैं कन्फ्रंट किया नहीं हूँ। अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। वैसे मेरे को जहां तक पता है, ही जस्ट क्रिटिसाइजेस एंड इफ सम वर्ड ही यूज्ड और नॉट आई कुड नॉट रिकॉल एट दैट मोमेंट। और मिलर का भैया पूछा भी मुझे नहीं गया था इस बुक में। पूछा गया कभी? मुझे भैया नहीं भैया, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जैसे एक होता है ना कि मतलब एक कुछ एक्स्ट्रा बोनस फैक्ट आदमी लर्न कर लेता है कि एग्जाम से मतलब नहीं है नहीं कि नहीं, तो मतलब पूछा जाएगा तो। डेफिनेटली आपका सही पॉइंट है, लेकिन नहीं पूछा जाता। उसका एक रीजन ये है क्योंकि ये जो थ्योरीज है ना, ग्लोबल जस्टिस की जो थ्योरी है वो बहुत ही डायनामिक है। सो यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड दैट, है ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कौन पक्ष में और कौन खिलाफ है। तो वो आई थिंक ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मिलर की थ्योरी और बेट्स के इन पे क्वेश्चन कभी, इवन यू आर टॉकिंग अबाउट सीयूईटी, इवन जेआरएफ में भी नहीं पूछे गए, नेट एग्जाम में भी नहीं पूछे गए, क्योंकि उसका एक वी सेट, हम जो क्लास में देखो जस्टिस की बहुत सारी थ्योरीज है, मिलर को पढ़ाने जाओ या पोक को पढ़ाने जाओ तो पूरा दिन बीत जाएगा। पॉइंट ये कि वी हैव टू चूज कि आपकी एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसी हिसाब से मैं अपना जो माइंड फ्रेमवर्क बना के आता हूँ। तो अगर मिलर का कुछ ऐसा होगा तो आई वुड लेट यू नो, मैं देख के। अभी फॉर नाउ आई डोंट कैन नॉट रिकॉल एनीथिंग, क्योंकि मिलर इज नॉट पार्ट ऑफ एनी सिलेबस, तो कभी क्वेश्चन उन पे आए ही नहीं है इस तरीके से। अरे नहीं ठीक भैया, है, मैं बताता हूँ ना। जैसे हाँ। भैया ना इनका जैसे ना मतलब डेविड मिलर का जो है वो जस्टिस में इन्होंने सोशल जस्टिस की बात की थी, ग्लोबल जस्टिस को अपना वो करते हुए। तो इन्होंने अपनी बुक हम्म सोशल जस्टिस में 3 प्रिंसिपल्स बताए थे। हम्म जैसे एक पहला बताया था कि ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, जो एक तरीके से सोशलिस्ट टाइप का हो जाता है। और फिर हम्म दूसरा जो बताया था वो ईच अकॉर्डिंग टू हिज राइट बताया था कि राइट की बात की थी कि हर एक इंसान जो है जस्टिस अपने राइट से भी लाया जा सकता है। तो वो एक तरीके से लिबरल थिंकिंग की जो है बात आई जस्ट वांट यू टू स्टॉप हियर। मैं चाहता हूँ इसलिए हूँ
क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं ना ये बातें हैं, जी ये जी आई जी अप्रिशिएट कि आपने पढ़ी है, अच्छी चीज है, बट दे आर नॉट गोइंग टू कम इन एग्जाम, सो प्लीज, ठीक है भैया, है ना, थोड़ा ठीक। आवर माइंड हैज सम कैपेसिटी. If you are reading on your own, that's great thing, but our mind has some capacity to है ना, basically remember the things. So you can go into that, but I don't think that is advisable. आप तीन तीन प्रिंसिपल, I said ना, मैंने रोल्स के भी आपको 5 प्राइमरी गुड्स नहीं बताए. He divide primary goods into 2 parts and then in the 5 parts. मैंने अपने आपको वहां पे कंट्रास्ट लगा. I don't want you to dwell into those things. वो फिर आप जब पीजी करेंगे तो करेंगे. इवन मिलर का नाम पीजी में ही हम पढ़ते हैं अच्छे से, यूजी में तो आई डोंट थिंक दैट इज इन योर सिलेबस ऑल्सो. है आपके सिलेबस में ठीक है भैया, यूजी, छोड़ देता हूँ। है ना? नहीं भाई, सिर्फ यू कैन जस्टिस डू. है, मैं छोड़ देता हूँ आई फिर। जस्ट डोंट, आई डोंट वांट यू, मेरा मतलब ये नहीं कि आपको डिमोरलाइज कर रहा हूं मैं, बट आई वांट यू कि थोड़ा सा अपने पुराने क्वेश्चन पेपर के आधार पर तैयारी कीजिए. फिर क्या होता है ना, आपकी, ठीक है, ठीक है। हमको पता नहीं होता, थ्योरी बहुत गहरी है, तो फिर अगर आप एक चीज पे वो 3 3 4 4 पॉइंट आप लिख तो लेंगे, बट उसका अगर यूज नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है. समझने की अच्छी चीज है, आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी चीज है. बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? भैया लॉ की क्राइटेरियनिज्म एक थोड़ा रिपीट कर दीजिए, तो समझ में नहीं आया. क्या क्या? लॉ की इगैलिटेरियनिज्म, लक इगैलिटेरियनिज्म क्या? देखिए डोनाल्ड डॉर्किन. लक इगैलिटेरियनिज्म बेसिकली क्या है कि डोर्किन जो है वो बात करते हैं, उनके अनुसार जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस वो दोनों लक से बहुत कनेक्टेड है. वो लक को 2 भागों में बांटते हैं कि वो एक ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, फिक्शन क्रिएट करते हैं कि कुछ लोग गए नाव से किसी आइलैंड पे और वहां पे वो बेसिकली वापस लौट नहीं पाए, तो उनको वहीं से एकदम स्क्रैच से नई लाइफ शुरू करनी है. तो वहां पे आप जब लाइफ शुरू करेंगे तो आपको एक थ्योरी ऑफ जस्टिस यू हाउ टू मेक, और उस थ्योरी ऑफ जस्टिस में आपके पास जो है, आपको कुछ कुछ एक रैंडम करेंसी हमने सेलेक्ट कर ली, कुछ पत्थर थे वहां पे उनको करेंसी बना लिया, कुछ क्लेम शेल्स थे, और उसमें जब हम डिवीजन करेंगे एक दूसरे को देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो बेसिकली होगा, तो वो जो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वो इस चीज को मानेंगे जो आपने जो अपना ऑप्शन लिया है कि मैं ये जॉब करूंगा तो मुझे इस हिसाब से क्लेम शेल्स दे दे, और वो इक्वल इक्वल बांटती गई. अब जो आपने जॉब चूज की है, जो प्रोफेशन आप करने वाले उन क्लेम सेल्स के साथ आप क्या करने आएंगे, वो आपका खुद का लक है, आपका खुद का ऑप्शन है कि आप क्या करेंगे. तो वो बोला गया ऑप्शन लक. दूसरा है ब्रूट लक, यानी मान लीजिए आप अंधे हैं, तो वहां जाके अंधे हो गए आप, मान लीजिए, तो आपको फिर कुछ ज्यादा करेंसी चाहिएगी, तो उसको उन्होंने बोला ब्रूट लक के लिए थोड़ा और हम करेंसी अलग से रखते हैं. यू डोंट हैव टू गो इन डीप, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड लक इगैलिटेरियनिज्म, ब्रूट लक और दिस ऑप्शन लक, और ये जो थ्योरी देते हैं वो डोर्किन देते हैं. दैट्स ऑल. ठीक है, इससे आगे आपको एक शब्द नहीं पढ़ना है. एडमिसिविटी, आई लिटरली वांट कि आप थ्योरी में जितना इंटरेस्ट है उसको पढ़िए और करिए, लेकिन फॉर नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि आपका जो मेन एम है वो सीयूटी क्लियर करना है ना. यू कैन बिकम बेसिकली, दिस इज व्हाट एट द यूजी लेवल एंड पीजी लेवल में क्या फर्क है. व्हाई इट्स कॉल्ड मास्टर. मास्टर इसीलिए कि यू वुड मास्टर एट द पीजी लेवल. तो आई थिंक नाउ वी विल नीड टू गो इनटू द सेकंड आवर टॉपिक. द सेकंड टॉपिक आई थिंक वी शुड डू नाउ इज राइट्स. हम राइट्स कर सकते हैं अभी, जस्टिस हमने कर लिया है. सो इन राइट्स जो है वो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक काफी बार उनसे क्वेश्चन आते हैं. तो राइट्स में जो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्शन ऑफ राइट्स जो स्टार्ट होता है वो एक लास्की के कोड को आप याद रखिएगा. लास्की जो कहते हैं कि एवरी स्टेट इज बेसिकली नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन्स. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है, अधिकार कितने इंपॉर्टेंट है, कि लास्की जैसा थिंकर ये बोलता है कोई भी स्टेट की पहचान इस चीज से होती है कि वो कितने राइट्स अपने लोगों को दे रही है. और उन्होंने राइट्स को बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में डिफाइन किया है. उनके अनुसार राइट आर दो सोशल कंडीशंस of your life without which one person or somebody could not seek best of himself. So basically these are those social condition, you have to remember this name, those social condition without which no one can seek best of himself. तो इसमें 2 चीजें याद रखनी है. एक तो these are the social condition, rights has no relevance without society, you just need to remember this thing. राइट्स वही हो सकते हैं जहां सोसाइटी होती है. और राइट्स क्यों जरूरी है? सो दैट यू कैन सीक बेस्ट ऑफ योर सेल्फ. आपकी सेल्फ डेवलपमेंट जो मील से आता है, रूसो से जो आइडियाज आते हैं,
कि राइट्स जो है उनका एक मेन आर्गुमेंट ये है कि आप खुद का बेस्ट बना। ये जो आइडिया है वो नाम याद रख लीजिएगा, लास्की की बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो 1925 में लिखी गई थी, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स करके ये बुक है। और लास्की बेसिकली वाज टीचर और आई थिंक सुपरवाइजर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, एंड जो हम नेहरूवियन सोशलिज्म देखते हैं उसमें लास्की का बहुत योगदान था। लास्की एक लेबर पार्टी के मेंबर भी थे ब्रिटेन में। तो लेबर बेसिकली दे वर काइंड ऑफ सोशलिस्ट ओनली, लिबरल और मार्क्सिस्ट चीजों को वो मिला के एक अपना आइडियाज क्रिएट किए थे। तो लास्की उन्हीं में से थे। अब कुछ फंडामेंटल हर्ष आई वांट कि आप बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस ना करें कोई भी, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो मेरा फ्लो टूटता है। तो इफ यू डोंट वांट टू रिमेन इन द क्लास यू कैन लीव, नो इश्यू, बट ट्राई टू नॉट इंटरफेयर इन बिटवीन, ठीक है ना। यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द एंड। सो हाँ, सो बेसिकली जो राइट्स हैं वो क्या है, मतलब इतना नाम हम सुनते हैं अधिकारों का, बट असली मतलब क्या होता है अधिकारों का, कौन देता है, क्या होते हैं। ऐसे सब मांग रहे हैं हम अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, भाई अधिकार होते क्या है। सो अधिकार कुछ सोशल कंडीशंस होती हैं जो इंसान को उसकी डेवलपमेंट देती हैं, और वो राइट्स वो हमने धीरे धीरे देखा कि किस किस तरीके से फ्रेमवर्क में लीगल राइट, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ राइट। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड सॉफ्ट राइट, जो बेसिकली सोलिडरिटी राइट्स जिनको हम बोलते हैं, एनवायरमेंट एंड ऑल थिंग्स। तो ये राइट का जो कंसेप्शन है ये लिबरल थ्योरी का एक अहम हिस्सा है। और लिबरल थ्योरी ने, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बेसिकली जो आइडिया ऑफ राइट इमर्ज फ्रॉम लॉक, नेचुरल राइट्स, बट उससे पहले होप्स में भी एक राइट होप्स की बात करते हैं कि राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, कि जब वो अपनी कोई भी सोवरेन बना रहे हैं तो सोवरेन को कितना भी पावरफुल बना रहे होप्स, बट उसको ये अधिकार नहीं देते हैं कि आप अपने आप को मतलब अपने जीवन का अधिकार भी सोवरेन को दे दें। नहीं, सोवरेन आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू योर राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो जो बेसिक राइट का फ्रेमवर्क है वो लिबरल थ्योरी का एक काइंड ऑफ मतलब सोल ऑफ लिबरल थ्योरी है। लेकिन एक कुछ पॉइंट्स हैं कि जो आपको रिमेंबर करना जरूरी है कि स्टेट्स नेवर गिव्स यू राइट। राइट्स आपके साथ हमेशा से हैं। इवन लॉक सेड दैट थिंग, हाउ सेड दैट थिंग, एंड मेनी ऑफ लिबरल थिंकर्स सेड कि राइट्स आपके हैं, आप पैदा हुए हैं इसीलिए आपके राइट्स हैं। थॉमस जेफरसन जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में ये बात करते हैं कि we have some human rights because we have taken birth as human right, a human। तो एज ए ह्यूमन हमने बर्थ लिया इसलिए हमारे कुछ राइट्स है। ये जो आइडिया है ये राइट्स का, नेचुरल राइट्स का जो आइडिया है, और इसके अनुसार ये है कि स्टेट नेवर गिव्स यू राइट, स्टेट्स ओनली रिकॉग्नाइज योर राइट। तो आपका राइट जो है वो स्टेट देती नहीं, आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करती है। और दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो आपको राइट्स ग्रांट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट जस्ट प्रोटेक्ट योर राइट्स। तो राइट्स क्या है, ऐसी क्या चीज है कि स्टेट दे नहीं रही लेकिन फिर भी स्टेट उनको रिकॉग्नाइज करेगी और गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करेगी। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक सोशल कंडीशन और क्लेम्स हैं, ठीक है। कई बार राइट्स को क्लेम के साथ क्या आता है, बट हर क्लेम एक राइट नहीं है। जैसे आई कुड क्लेम कि भाई मेरे पड़ोसी का घर मेरा है, मैं क्लेम तो कर सकता हूं, बट डज इट माई राइट, इज इट माई राइट, कि ये क्या मेरा राइट है, क्या मेरा अधिकार है किसी की प्रॉपर्टी को अपना बताना? नहीं। इसीलिए राइट्स के फ्रेमवर्क का कुछ मतलब कुछ सिद्धांत है कि ये क्लेम है, लेकिन वो क्लेम जो सोशली आपका सोसाइटी के थ्रू जो ग्रांटेड हो, जो रिकॉग्नाइज हो और जो स्टेट के थ्रू प्रोटेक्टेड हो। तो मैं जो क्लेम, अब मैं अगर कहूं कि मेरी पड़ोसी का घर मेरा है, ये क्लेम तो है बट ये राइट नहीं है, क्योंकि ना तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी ना स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करेगी और प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। तो ऐसे में राइट्स वो है जो स्टेट रिकॉग्नाइज करे और बदले में मेरे को दे कि हाँ ये तुम्हारा राइट है। आई कैन आस्क फ्रॉम स्टेट कि राइट टू फ्री स्पीच ये मेरा अधिकार है, तो नाउ दिस इज माय अधिकार बिकॉज सोसाइटी वुड एक्सेप्ट दिस। हाँ ये सही बोल रहा है, इवन मिल ने भी बोला है राइट टू स्पीच इसका अधिकार है। सो ये सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया। लोग भी यही कहते हैं कि राइट्स जो है वो सिविल सोसाइटी को हमने दिए हुए हैं, ठीक है। लाइफ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, दीज आर द 3 राइट्स, नेचुरल राइट्स जिनकी लोग भी बात करते हैं। और वो कहते हैं कि हमने कुछ भी दिया हो सोवेरियन बनाने के लिए, लेकिन जो हमने जो सेकंड ट्रीटाइज में वो बात करते हैं कि लेकिन हमने जो अपने राइट्स हैं वो कंप्लीटली नहीं दिए हैं, राइट्स हमारे पास रहेंगे। तो व्हेनेवर स्टेट वुड इंटरफेयर कि तुम्हारी लाइफ में, लिबर्टी में और प्रॉपर्टी में, यू हैव राइट टू रिवोल्ट,
लोग जैसे लिबरल थिंकर भी राइट टू रिवोल्ट देते थे, राइट्स की बात आती है, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की। तो ये आप समझ सकते हैं कि नेचुरल राइट्स का जो सिद्धांत है वो बेसिकली फाउंडेशन ऑफ राइट्स है। और नेचुरल राइट्स का सिद्धांत आप समझ सकते हैं कि कम्स फ्रॉम हॉब्स, लोक एंड दैट टाइम्स रूसो। ठीक है, समटाइम्स क्वेश्चन रूसो ने कौन सा राइट दिया? भाई रूसो ने राइट दिया आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन का, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। ही टॉक्स अबाउट अगेन एंड अगेन कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इंसान की डेवलपमेंट होनी चाहिए। वही तो सबसे क्रांतिकारी राइट था, जो बाद में आके टीएच ग्रीन ने जिसको पॉजिटिव राइट और पॉजिटिव लिबर्टी में बात की थी। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि राइट्स आर यूनिवर्सल, दे आर एनिएबल, यानी कोई आपको उससे छीन नहीं सकता। और हर इंसान के कुछ यूनिवर्सल राइट्स हैं। आप यहाँ भी है, आपको राइट टू लाइफ, अमेरिका जाएंगे वहां भी रहेगा, यहाँ भी लिबर्टी का राइट अमेरिका में। तो देयर वुड बी सम सिचुएशन लाइक आप नॉर्थ कोरिया जाके आप नहीं कह सकते राइट टू लिबर्टी, तो उनपे भी हम देखेंगे, बात करेंगे। बट सिंपल आपको ये याद रखना है कि राइट जो है वो आपको स्ट्रेंथन करने के लिए है, ठीक है, बट दे आर स्ट्रेंथ अंडर द सोशल सर्कमस्टांसेस ओनली व्हेन यू आर इन सोसाइटी। तो एक कंपल्सन हमेशा आप पे रहेगा, अगर आप राइट मांगेंगे तो आपको दूसरे के राइट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये होलैंड बोलते हैं, बेसिकली होलैंड जो है वो ये बात बोलते हैं कि राइट्स जो है दे आर स्ट्रेंथ बट नॉट ऑफ योर ओन, दे आर स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी दैट हैज बीन गिवन टू यू। ठीक है, एंड होबहाउस भी कहते हैं ये बात कि राइट्स का मतलब ही यही है कि व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स यू आर ऑल्सो डूइंग टू अदर्स, यानी आप जो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही दूसरों के साथ भी करें, यही राइट है। ठीक है, तो ये कंडीशन ऑफ सोशल वेलफेयर का आइडिया जो है वो होबहाउस से आता है, और सोशल वेलफेयर राइट की थ्योरी भी हम देखेंगे। तो पहले आपको ये याद रखना है कि राइट्स तभी सोसाइटी में एक मेंबर ऑफ सोसाइटी है, और स्टेट सिर्फ रिकॉग्नाइज करती है राइट्स आपके, यू आर बोर्न विद राइट्स। लेकिन ये जो बोर्न विद राइट्स का जो आइडिया है, इसको कुछ लोगों ने, ये बोर्न विद राइट्स का आइडिया थॉमस पेन ने भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। थॉमस पेन नेगेटिव राइट्स की बात करते हैं, नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, और उनकी एक बुक कई बार पूछी जाती है, राइट्स ऑफ मैन करके उनकी बुक है, ये कई बार पूछी जाती है, जो 1791 में लिखी गई थी, 1791 में। तो राइट्स ऑफ मैन में वो नेगेटिव राइट की बात करते हैं, नेगेटिव राइट इन सेंस में कि दोज राइट जो नेगेटिव लिबर्टी और नेगेटिव राइट बहुत ज्यादा सेम डेफिनेशन ही है। लोग जिस तरीके से राइट्स की बात करते हैं, तीनों राइट्स ऐसे हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जिसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, तो दीज आर नेगेटिव राइट। बट बाद में धीरे धीरे टीएच ग्रीन से जब पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्शन आता है, तो पॉजिटिव राइट का आइडिया भी आता है कि कुछ राइट्स हैं जिनमें स्टेट इंटरफेरेंस की जरूरत है। ठीक है, जैसे राइट टू, जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, यू हैव फंडामेंटल राइट्स, और विद इन फंडामेंटल राइट्स यू हैव वन राइट कॉल्ड राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14, जिसमें आपको ये दिया गया है कि यू हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब ये जो दो लॉ आपको 14 के अंदर दो राइट मिले हुए, इनका ही नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंस है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है नेगेटिव राइट, यानी स्टेट वुड नॉट इंटरफेयर इन द एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल सिस्टम और इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉ। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि स्टेट वुड इंटरफेयर टू इंश्योर दैट कि एवरीबडी इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ इक्वली। ये डिफरेंस है, वो आपको लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको लिखा मिलेगा, सुनील वुड टीच यू। बट ये हम समझ सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव राइट का जो कंसेप्शन है वो क्या है, वो नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी का ही एक ब्लेंड है। और हम एग्जांपल लेके समझ सकते हैं हमारे ही आर्टिकल 14 का, जो दो तरीके के राइट्स की बात करता है। इक्वल प्रोटेक्शन जो अमेरिका से लिया गया, जिसमें स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट एवरीवन, है ना, सब मतलब इक्वली लॉ सब पे लागू हो रहा है, ये इंश्योर करने के लिए हर जगह अच्छे कोर्ट होने चाहिए, हर किसी को भी ऐसे मतलब प्रिविलेजेस ना मिली होनी चाहिए। ठीक है, ये स्टेट इंश्योर करेगी। इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या है कि लॉ जो है उसमें स्टेट इंटरफेयर करती है, नहीं कहेगी ओ ये नेताजी हैं तो इनको हम अलग से लॉज का, इनके ऊपर अलग से काम करेंगे, लॉ इनको अलग से प्रिविलेज मिलेंगी, तो स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव जो आपके राइट्स है उनका डिफरेंस है। बट जो नेचुरल राइट का जो आइडिया था, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। नेचुरल राइट के आइडियाज को सबसे बड़े क्रिटिक थे बेंथम जो है, जेरेमी बेंथम, जिनको यूटिलिटेरियनिज्म में पढ़े हैं, वो कहते हैं कि ये होप्स लोग बात क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब स्टेट नहीं बनी थी, सोवरेन नहीं बना था, तभी भी राइट था। तो बेंथम कहता है ये तो पागलपंती वाली बात है, जब स्टेट ही नहीं, जब कोई इंश्योर करने के लिए ही नहीं है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही नहीं है राइट, तो फिर राइट कैसे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम देयर कैन नॉट बी एनी राइट बिफोर स्टेट एस्टेब्लिशमेंट,
स्टेट से पहले कोई राइट नहीं है। और वो नेचुरल राइट्स को, ये कई बार पूछा जाता है, वो नेचुरल राइट्स को बोलते हैं नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, यानी पूरी तरीके से नॉनसेंस है, फर्जी है, ठीक है, रिटोरिक्स है, ठीक है। तो ये बेंथम कहते हैं। इवन लास्की क्रिटिसाइजेस, लास्की भी स्टेट के पॉजिटिव रोल को बहुत यूज करते हैं। वो कहते हैं कि बिना लॉ के राइट हो ही नहीं सकते, स्टेट के मतलब इंश्योरमेंट के बिना राइट हो ही नहीं सकते। तो लास्की भी ये आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं। तो फिर एक आइडिया आता है लीगल राइट का, जो कहां से आता है? बेंथम से। और इवन पीपल लाइक हीगल एंड ऑस्टिन ने भी उसको सपोर्ट किया। बट आपको मेनली याद रखना कि बेंथम का। और लीगल राइट के 3 प्रिंसिपल जो आपको याद रखना है कि स्टेट डिफाइन करेगी राइट को, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। स्टेट ही रिकॉग्नाइज करेगी कि जब हम बोले कि हमारा राइट है, तो स्टेट बोले कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इसका राइट है। तो डिफाइंड बाय स्टेट, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट एंड प्रोटेक्टेड बाय स्टेट, दिस इज द कंसेप्शन ऑफ लीगल राइट। ये किसने दिया? बेंथम ने। तो बेंथम से आपको लीगल राइट का आइडिया है। इसके अलावा कुछ और राइट्स की कैटेगरी, जिसमें कि हिस्टोरिकल और कंजर्वेटिव राइट है, जो एडमंड बर्ग करते हैं। एडमंड बर्ग के अनुसार राइट्स जो है वो हिस्टोरिकल है, मतलब धीरे धीरे, प्लीज ऋतिक म्यूट योरसेल्फ, यू आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, है ना। सो बेसिकली जो हिस्टोरिकल और कंजर्वेटिव राइट का आइडिया है वो एडमंड बर्ग को देते हैं। बर्ग के अनुसार राइट्स आर हिस्टोरिकल। धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान का डेवलपमेंट होता गया, ये नहीं कि कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट से लेके आया, एज लोग से नेचुरल राइट की तरह भी नहीं आए हैं, और ना ही ये एज बेंथम सेज कि कोई लॉ से या स्टेट से आते हैं। ये हमारे कस्टम से आते हैं, हमारी हिस्टोरिकल ग्रोथ से आते हैं। हालांकि ये आइडिया बहुत बार क्रिटिसाइज किया जाता है, और बर्ग के आइडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए हमारे पास 1000 एग्जाम्पल है। सती, तो सती भी तो एक कस्टम था, फिर क्यों राजा राम मोहन रॉय उसके खिलाफ लड़े? बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, कस्टम है, बट कैन इट बी कॉल्ड अ राइट? कैन समबडी कम्स कि भाई ये मेरा कस्टम्स के अनुसार तो बाल विवाह इज राइट होना चाहिए मेरा, तो एक कल को आके आपके पास 12-13 साल का लड़का बोल सकता है कि मेरा राइट है ये, बिकॉज हिस्टोरिकल्स ने तो ये बोला, हिस्टोरिकल राइट वाले कंसेप्शन ने। तो इसीलिए मॉडर्न स्टेट यूजुअली लीगल राइट कंसेप्शन को ज्यादा उसके साथ कुछ ब्लेंड बनाती हैं। वो ब्लेंड किसका बनाती है? लीगल राइट के साथ सोशल वेलफेयर राइट का। तो सोशल वेलफेयर थ्योरी क्या है, जिसको 2 लोग आज तक पूछा तो नहीं गया है, बट इंपॉर्टेंट है। इट्स रोस के पाउंड, मैं आपको भेज दूंगा, ये हैंड रिटन ही नोट्स है मेरे, समझ में आया नहीं आया मुझे पता नहीं, बट नाम आप याद रखते हैं, ROSCOEPOUND। तो रोस्के पाउंड और साफे, साफे CHAFEE, ये 2 लोग हैं, पाउंड एंड साफे। इन लोगों ने सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट दी थी। इनके अनुसार राइट जो है दे आर कंडीशन फॉर सोशल वेलफेयर, यानी राइट्स के अंदर इंडिविजुअल पे फोकस नहीं होना चाहिए, जैसे लिबरल लीगल राइट में होता है। लीगल यूजुअली लीगल राइट किसको मिलते हैं? इंसान को मिलते हैं, अकेले को मिलते हैं, सिटीजन को। सोशल राइट नहीं होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस पाउंड एंड साफे, जो राइट्स है वो सोशल वेलफेयर के लिए, तो हमेशा सोशल एग्जिस्टेंस में ही राइट होते हैं। इसको क्रिटिसाइज भी किया है, वाइल्ड नाम के बंदे ने इसको क्रिटिसाइज किया है। ही सेड कि सोशल वेलफेयर थ्योरी जो वो तो राइट्स इंसान को, फिर इंडिविजुअल को रहने नहीं देती, सोसाइटी के अंदर हेल्पलेस क्रिएट कर देती है। बट दिस थ्योरी इज नॉट ऑफन आस्क्ड, बट यू कैन रिमेंबर कि सोशल वेलफेयर थ्योरी है, कुछ लोग हैं पाउंड और साफे और विल्ड उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर आती है एक इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ राइट, दैट इज मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट। तो मार्क्सिस्ट का सिंपल कहना है, दे वुड से सिंपली कि भाई कहां राइट और कहां कुछ, जहां वर्कर को जीने का अधिकार नहीं, वहां कहां राइट की बात कर रहे हैं आप। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थ्योरी, राइट्स जो है वो किमेरा है लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में। उसके आपको क्या करना पड़ेगा? राइट का पहला सिद्धांत क्या होना चाहिए? ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। तो बीच में हम क्या करेंगे? पहले सोशलिज्म स्टार्ट करेंगे, तो ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। तो राइट तभी इंश्योर होंगे जब इंसान को ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड मिलेगा। सो दिस वाज द कंसेप्शन ऑफ राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट। वो कब मिलेगा? जब स्टेट को उखाड़ फेंकेंगे, जब प्रोलिटेरियत जो है वो गवर्नमेंट साथ में लेगी, सोशल सिस्टम आएगा, फिर फाइनली जब स्टेट खत्म हो जाएगी, कलेक्टिव प्रॉपर्टी होगी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, देन ओनली वी कैन इंश्योर द सिस्टम ऑफ राइट्स, क्योंकि फिर सोसाइटी होगी, उसमें कोई राइट्स की जरूरत ही नहीं होगी। तो वो एक ऐसा जस्ट सिस्टम की बात करती है मार्क्सिस्ट थ्योरी। आप लास्की के कंसेप्शन को, अब आई थिंक अभी मिलर की बात हुई, तो आई शुड टेल यू लास्की का कंसेप्शन, क्योंकि मिलर का जस्टिस में पूछे ना पूछे, लास्की का कई बार पूछ लिया जाता है। तो लास्की का पहला मैंने आपको कि सोशल कंडीशन है राइट्स। दूसरा, वो राइट्स जो है वो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में बहुत यूज होती है। तीसरा है कि वो सोशल है, और सोशल किस लिए है? उसके 2 रीजन है।
इसलिए नहीं कि वो सोसाइटी से पहले राइट आते हैं, इसलिए क्योंकि राइट हमेशा सोसाइटी के साथ बैलेंस बनाते हैं। राइट्स आर नेवर अगेंस्ट द सोशल, जो सोशल डेवलपमेंट है, सोसाइटी की जो एज ए होल डेवलपमेंट है, उसके कभी भी खिलाफ नहीं है राइट्स। तो राइट्स सोशल है, ठीक है। और राइट्स जो है वो हमेशा सोसाइटी को एक बेटर इमरजेंस के लिए जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सोसाइटी भी जो है ना वो एकदम कस्टम और उसमें फंस जाती है, तो उसको अगर बाहर निकालना तो यू हैव टू गिव राइट्स लाइक राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल थिंग्स, तो वो इंश्योर करते डेवलपमेंट। और राइट्स जो है उसमें स्टेट का बहुत रोल है, अकॉर्डिंग टू लास्की स्टेट का एक बहुत पॉजिटिव रोल है। और उसके अलावा वो कहते हैं कि राइट्स कभी अब्सोल्यूट नहीं होते हैं। राइट्स अब्सोल्यूट का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि तुम्हारा राइट है तो तुम कहोगे नहीं ये तो मेरा राइट है मैं लेके रहूंगा भले ही दूसरे की कंडीशन कुछ भी हो। तो हमेशा राइट्स जो है दे आर ऑल ऑफ, जैसा कि होबाउस ने कहा कि दूसरों की कंडीशन को समझ के ही राइट्स समझ होते हैं। राइट इज रिकंसिलिएशन विद फेलो सिटीजन्स, ठीक है। और राइट्स जो है वो डायनामिक भी है, राइट्स सिचुएशन के साथ चेंज होते हैं। तो अनलाइक व्हाट बर्क सेड की हिस्टोरिकली जो है वो राइट बने हैं और उनको कस्टम की तरह रहना चाहिए, नहीं, जब टाइम सिचुएशन चेंज होगी तो डायनामिक होंगे राइट। कल तक पुट्टुस्वामी केस से पहले राइट टू प्राइवेसी वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट नाउ इट इज। हदिया केस से पहले राइट टू मैरी वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट नाउ इट इज। सो बेसिकली राइट्स जो है वो डायनामिक है, जब सिचुएशन चेंज होगी, चेंज सोसाइटी का बेसिक प्रिंसिपल है, तो वैसे ही जो राइट्स है वो भी डायनामिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कहते हैं लास्ट की कि राइट्स जो है वो तभी उनका रिलेवेंस है जब ड्यूटीज होंगे। तो ये एक लिबरल आइडिया आता है, जो उनका पॉइंट ये है कि ड्यूटीज आपको फॉलो करनी होगी। ये लिबरल सोशल जो हम उसको कहते हैं लास्की को, तो वहीं से ये आइडिया आता है कि राइट्स आपको कभी हक है जब ड्यूटी करेंगे। गांधी जी हालांकि अलग लेवल पे जाते हैं, गांधी जी कहते हैं राइट्स का जो सिस्टम है वो खराब है, हमें ड्यूटीज की बात करनी चाहिए, जब ड्यूटीज होंगे तो फिर अपने आप राइट्स होंगे। लेकिन ये कई बार क्रिटिसाइज होता है कि ड्यूटीज की बात मोस्टली अथॉरिटेरियन रिजीम करती है, जो राइट्स नहीं देती है, उनके अनुसार राइट्स जहर है। और इवन वी हैड सम इंस्टेंसेस टुडे आल्सो व्हेन many of the ruling governments in different countries are basically taking away rights and saying ki follow your duties, don't talk about rights. And we have instances of when our own leadership had said many times from public platforms that ki in Indian people talks too much about rights, duties की बात नहीं करते हैं। तो ये गलत है, हमको एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। और जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो बार बार ड्यूटीज पे फोकस करते हैं वो भी सही नहीं है। देन फाइनल हमारा जो एक दूसरा टॉपिक है, आप एक चीज याद रख सकते हैं कि लास्की का पूछा था, लास्की जो इकोनॉमिक राइट्स को सबसे ऊपर रखते हैं। मैं बोला गांधीयन सोशलिज्म में भी उसका, सॉरी नेहरूवियन सोशलिज्म में लास्की का बहुत रोल है। जिस तरह का नेहरू प्लानिंग एंड ऑल थिंग्स की बात करते हैं, वैसे ही लास्की जो है वो इकोनॉमिक राइट्स को सबसे ऊपर, फिर एजुकेशनल, सोशियो एंड एजुकेशनल राइट, और सबसे नीचे पॉलिटिकल राइट। वो कहते हैं पॉलिटिकल राइट तो पहले इकोनॉमिक राइट दोगे तो पॉलिटिकल राइट तब समझने के काबिल होंगे वो इंसान, ठीक है। वेर अंबेडकर पॉलिटिकल राइट्स को टॉप पे रखता है और फिर कहता है कि पॉलिटिकल राइट तभी रहेंगे जब सोशियो इकोनॉमिक राइट होंगे। लास्ट की कहता है इकोनॉमिक राइट सबसे पहले हैं, फिर सोशल एंड पॉलिटिकल राइट आएंगे, ठीक है। फिर एक ह्यूमन राइट का कंसेप्शन, आपका शायद टॉपिक अलग से है। ह्यूमन राइट में सिंपल सी चीज है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो एज वी आर बोर्न एज ए ह्यूमन, तो वो हमारे राइट्स हैं। तो ह्यूमन होने के नाते कुछ हमारे राइट है, चाहे हम किसी भी दुनिया के किसी भी देश में रहते हो, वो हमारे बेसिक राइट्स है जो हमको दिए जाने चाहिए। तो उन राइट्स के बारे में जब बात होती है तो एक कैराल वशेक का नाम काफी बार काम आता है। कैराल वशेक ने बेसिकली बोला था कि 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें 3 जनरेशन की बात करते हैं। देयर इज दिस ब्लू राइट्स विच आर बेसिकली सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। उसके बाद वो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं। और तीसरा है उनका सॉफ्ट लॉज और सॉफ्ट राइट, जो सॉलिडरिटी राइट में भी, जैसे एनवायरमेंटल राइट एंड ऑल थिंग्स। और आजकल तो 4th जनरेशन भी आ रही है, जो कि दिस डिजिटल राइट्स की जब बात हो रही है, राइट टू प्राइवेसी की जो बात हो रही है वो। तो जो बेसिकली ह्यूमन राइट का कंसेप्शन मोस्टली कांट से बहुत ज्यादा वो है। कांट जो है उनसे मैंने पहले बताया आपको, ईच मैन इज एन एंड इन हिमसेल्फ। तो वो जो है वो बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, हर इंसान को एक एंड की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम हर इंसान को यूज कर रहे हो किसी और पॉलिटिकल गेन के लिए। तो कुछ ह्यूमन बेसिक उसकी नीड्स है, कुछ उसके राइट्स है। तो ये जिनेवा प्रोटोकॉल 1864 में कुछ जिनेवा मीटिंग हुई थी जहां से ह्यूमन राइट्स का एक बेसिक फ्रेमवर्क आता है। हालांकि मैग्ना कार्टा जो 1251 हुआ था, वहां भी ये ह्यूमन राइट का एक बेसिक आइडिया स्टार्ट हो गया था। मैग्ना कार्टा बेसिकली उस टाइम पे इंग्लैंड में जो किंग जॉन थे शायद, उन्होंने बेसिकली वो बहुत ज्यादा
लिमिटेशन कर रहे थे, तो वहां के लोगों ने किंग को एग्री करवाया कि कुछ मैग्ना कार्टा साइन करवाया, जिसमें बोला कि कुछ बेसिक राइट्स है जो हर लोगों को पास होंगे, उसमें किंग भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये 1251 की बात है। तो उसके बाद ये 1864 में हमारा जिनेवा है। और फिर यू ऑल नो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होती है, वो तारीख आप याद रख लेना, 10 दिसंबर 1948 जब यह था, तो एक संस्था बनी थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। और एक अलग संस्था भी है, कमिश्नरेट ऑफ ह्यूमन राइट्स। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि यूएनएचआरसी फंक्शंस अंडर द इकोसोशल, जो मतलब इकोसोस का मतलब है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये कई बार आप याद रखिएगा। और 10 दिसंबर 1948 को ये यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो साइन हुई थी। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा था कि कौन सी कंट्री है जिसने मना किया था ओपनली, सऊदी अरेबिया था जिसने बोला था कि ये डिक्लेरेशन का जो कंसेप्शन है ये हमारा जो इस्लामिक राइट्स का जो कंसेप्शन है उसके खिलाफ है, इक्वलिटी का जो सिद्धांत है जो एक रैशनल सऊदी अरेबिया की तरफ से दिया गया था। तो कई बार पूछा था कि कौन था जिसने ओपनली बाहर निकल गया था डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन से, तो दैट वाज सऊदी अरेबिया। इसके अलावा कुछ कल्चरल राइट भी यूनाइटेड नेशंस ने दिए, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, वो एक बार आप डेट देख लीजिए, जो 60s में था, कुछ 70s में था, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ह्यूमन जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है, जो उनका कुछ 3 प्रिंसिपल है बेसिक। एक तो दे वुड बी यूनिवर्सल, दूसरा इनएलिनेबल, और तीसरा वो एब्सोल्यूट होंगे। बाकी जो हमारे राइट है एब्सोल्यूट नहीं, लेकिन वो एब्सोल्यूट होंगे। एब्सोल्यूट इस सेंस में कि मेरा जीने का हक है, वो एक ह्यूमन राइट है, तो नोबडी कैन इंटरफेयर, दिस इज एब्सोल्यूट। तो ऐसे ही कुछ ह्यूमन राइट किए गए हैं। और यूएनएचआरसी की जो प्रथम प्रेसिडेंट थी, इसका कई बार नाम पूछ लिया था, एलेनोर रूजवेल्ट थी। तो वो एलेनोर रूजवेल्ट का जो नाम है वो कई बार पूछ लिया था, तो जस्ट उसका नाम आपको याद रखना है। दैट्स ऑल ऑन साइड ह्यूमन राइट्स, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम राइट्स का पोर्शन और ह्यूमन राइट्स का पोर्शन में। इसके बाहर क्वेश्चन अभी तक आई डोंट थिंक कि आया है, तो आप ये कर लीजिएगा। आई वुड सेंड सम हैंड रिटन नोट्स आल्सो। तो वी कंप्लीटेड जस्टिस एंड राइट्स। इसके अलावा कुछ वैसे कुछ और राइट्स की बात अगर आप देखें तो मल्टी कल्चरल राइट की बात होती है, ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट की भी बात होती है, जिसमें आयरिस मेरियन यंग जो है वो हम सिटीजनशिप में देखेंगे बेसिकली। मल्टी कल्चरल राइट भी बिखो पारेख, और उसमें हम देखेंगे टेलर भी बात करते हैं, चार्ल्स टेलर। कम्युनिटेरियंस अपने राइट्स की बात करते हैं। तो ये तो आपको थ्योरी से समझ में आता है कि ये किस तरीके के राइट्स की बात करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन राइट्स एंड जस्टिस। अभी आपके अगर इन दोनों टॉपिक पे कोई क्वेरी आई है तो यू कैन आस्क, देन वी वुड डू द थर्ड टॉपिक। बट मैं चाहता हूं कि आज 4 हम थ्योरी करके ही जाएं। भैया बोलिएगा। हेलो, हाँ भैया, ये जो यूनिवर्सल वाले जो ह्यूमन राइट्स थे, इसमें आपने 3 बताए, एक एब्सोल्यूट था और 2 कौन से थे? यूनिवर्सल, इनएलिनेबल और एब्सोल्यूट, ये 3 बेसिक फंडामेंटल क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं कि वो यूनिवर्सल होंगे, ठीक है, इनएलिनेबल होंगे और एब्सोल्यूट होंगे, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। ह्यूमन राइट्स का एक्सपोनेंट आपने नाम, एक्सपोनेंट क्या है? कराल वशेक का नाम पूछ रहे हैं आप? कांट। वैसे एक्सपोनेंट अगर बोलेंगे, सबसे पहले तो देखो कांट थे, कांट का आइडिया था ह्यूमन राइट्स का सबसे पहले। और उसके बाद कराल वशेक ने 3 जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात की है। और तो मेनली आई थिंक इन्हीं लोगों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। और तो ह्यूमन राइट्स में हाना अरेंट की कभी बात हो जाती है, पर वो ग्लोबल जस्टिस पे बात करती हैं ह्यूमन राइट्स की। डेविड हेल्ट भी ग्लोबल लेवल पे एक अलग लेवल पे बात करते हैं, बट उनका वो कंसेप्शन अलग है जो हम सिटीजनशिप पे पढ़ेंगे। तो फॉर कराल वशेक का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन किसी का भी? या ये जो आपने माइकल वॉल्जर का कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी बताया और एक सैंडल का था, वो क्या था? देखिए, सैंडल तो बात करते हैं स्फेयर ऑफ जस्टिस में, जस्टिस की छोरी पे। वो कहते हैं कि कम्युनिटी के जो है ना उसमें सिचुएटेड होता है हर इंसान, और जस्टिस को हमेशा कम्युनिटी के हिसाब से ही हमको वो करना चाहिए। तो बेसिकली जो सैंडल है वो अपनी छोरी कम्युनिटेरियन बेसिस पे देते हैं और रोल्स को क्रिटिसाइज करते हैं। और वाल्जर जो है वो भी एक कम्युनिटेरियन है, बट वो अपनी छोरी एक कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी के नाम से देते हैं,
जिसमें वो कहते हैं कि जस्टिस की जो थ्योरी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतनी इजी मत बनाइए रोज साहब इसको कि आप कहते हैं कि ऐसे 3 प्रिंसिपल है। नहीं नहीं, ऐसे प्रिंसिपल नहीं होते हैं। तो ही बेसिकली, बट डोंट गो इनटू दैट, आपको वो नहीं पढ़नी है। मेरे कानों में अम्मा की आवाज ही गूंज रही थी। वीएस आपकी थोड़ा सा, आई जस्ट नीड टू म्यूट यू। आपका नाम वीएस दिखा रहा है मेरे को। मैंने क्या हो गया है ना, कैसे चिल्ला रही? ओके, तो आप बस इतना याद रखिए कि वोल्जर जो कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी की बात करते हैं, उसे इक्वलिटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, और वो पूरी थ्योरी बिल्डअप करते हैं बेसिकली, बट वो आपकी अंडर ग्रेड लेवल और सीयूईटी में नहीं आएगी। तो बस आप नाम, जस्ट इसीलिए मैं बोलता हूं आप क्लास में आने से पहले और क्लास के जाने के बाद एक बार अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखें कि क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वोल्जर की जो थ्योरी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, वो नाम भी कॉम्प्लेक्स है और वो थ्योरी भी कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिकली ही टॉक्स अबाउट दिस थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें वो बात यही करते हैं कि वो बेसिकली 2 भागों में बांटते हैं जस्टिस के प्रिंसिपल्स को। ठीक है, और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई हो सकते हैं, और कुछ तो विदाउट सोशल रिलेवेंसी नहीं उनका। तो दिस इज व्हाट वोल्जर का थ्योरी। ठीक है, तो कोई और क्वेरी है किसी का? अगर नहीं है तो वी कैन गो इनटू और नेक्स्ट टॉपिक। क्या करें, आप कोई बताएगा? हेलो हेलो, सिटीजनशिप करेंगे? चलो एटलीस्ट कोई बोला तो सही, बाकी लोग तो एकदम म्यूट करके बैठे हैं। हाँ भैया, सिटीजनशिप करवा दो। सिटीजनशिप लेके देखें तो ठीक है। सिटीजनशिप बहुत इजी सा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक। आई वुड सेंड दिस हैंड रिटन, मैंने कुछ किया भी है सो दैट कि मैं भटकू नहीं। भैया डेमोक्रेसी करा दीजिए अभी। डेमोक्रेसी, हाँ, अगर मतलब आप दोनों अगर कर आपको लेते इजी हैं। लगे तो ठीक है, मेरे लिए तो दोनों ही ठीक है। डेमोक्रेसी भी आप जो बोलेंगे मैं वही करवा दूंगा, बट पॉइंट ये है कि लेट्स डू फिर डेमोक्रेसी सिटीजनशिप दोनों ही अभी करेंगे। तो पहले भी आई थिंक हमको डेमोक्रेसी कर लेना चाहिए। इट्स फाइन, ठीक है। डेमोक्रेसी थोड़ा बड़ा है, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा हम लोगों को कि हमने डेमोक्रेसी कर लिया। ठीक है, तो डेमोक्रेसी बेसिकली थ्योरी जो है ग्रीक आइडिया से डेमोक्रेसी डेवलप। आज तो सब जानते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी। ठीक, बट बेसिक जो डेमोक्रेसी का आइडिया जो आता है वो कहां से आता है? ग्रीस से आता है। ठीक है, और ग्रीस में डेमो का मतलब माना था पीपल, और क्रेसिया वैसे तो लॉज के रूप में यूज होता था, रूल बाद में एक अपभ्रंशित उसका वर्ड आ गया। तो डेमोक्रेसी यानी लोगों की राज। और इसको अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने बहुत ही कैसी सी डेफिनेशन दी थी कि रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। और जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो ग्रीक जो डेमोक्रेसी थी, हमने पढ़ा प्लेटो और एरिस्टोटल से पहले, वो मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में आते थे, बात करते थे, और उसी आधार पे उनके डिसीजन होते थे। बट आज हम जो डेमोक्रेसी का आइडिया है वो एकदम डिफरेंट है। तो ये जो डेमोक्रेसी का जो कंसेप्शन है डायरेक्ट से रिप्रेजेंटेटिव में कैसे आया, ये समझना ही डेमोक्रेसी की थ्योरी में हमको पढ़ना है। तो मेन चीज ये है कि हम स्टार्ट रखेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। आपको पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन आया कि कौन सी जगह डायरेक्ट डेमोक्रेसी सबसे पहले थी, तो ग्रीस में थी। और डेमोक्रेसी को, ग्रीस की डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हुए प्लेटो और एरिस्टोटल, सोक्रेटिस से भी स्टार्ट किया। तो बेसिकली प्लेटो और एरिस्टोटल जो है वो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं, और एरिस्टोटल कहते हैं कि डेमोक्रेसी ठीक है बहुत सारे लोगों की, लेकिन वो फिर दिक्कत आती है, तो फिर वो अपनी पॉलिटी को बेस्ट फॉर्म बता देते हैं। ठीक है, बट प्लेटो इज द ट्रू क्रिटिकल ऑफ डेमोक्रेसी। और प्लेटो क्या कहते हैं कि इग्नोरेंस और एरोगेंस दोनों पैदा करता है डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी एरोगेंस कैसे पैदा करता है? फिर लोगों में मैं मेरे बच्चे को नेता बनाऊंगा, ठीक है, तो ही वुड नॉट लेट अदर्स बच्चों को आगे आने। ठीक है, तो ये नेपोटिज्म वहां से आ जाता है। करप्शन भी वैसे ही है, क्योंकि चुनाव लड़ना है तो पैसा चाहिए, तो और फिर उससे क्रोनी कैपिटलिज्म भी डेवलप होता है डेमोक्रेसी से। लुक एट टुडे सिचुएशन। आज इंडिया में इफ यू नो देयर इज ए सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, and electoral bond system does not come under RTI. So only the ruling government can know who is giving money to whom, or otherwise nobody else know. In such a situation, few of the data shows कि maximum जो
इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आता है गोज टू अ पर्टिकुलर पार्टी, एंड दिस वे वी सी कि देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ मनी। सो प्लेटो ने ये ग्रीस पीरियड में उसी टाइम पे समझ लिया था कि भाई जब पैसा चाहिएगा चुनाव में तो करप्शन करोगे आप, ठीक है, और एक डायरेक्ट आपकी किसी के प्रति वफादारी तो है नहीं, चुनाव में जाके यू वुड वी नो हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स टुडे। सो इस वजह से डेमोक्रेसी के क्रिटिक्स बहुत है, और इसीलिए डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ना जरूरी होता है कि क्या रीजन दे कि डेमोक्रेसी आज भी जरूरी है, ऐसा कुछ हम स्थापित कर दे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये डेमोक्रेसी की जो एग्जैक्ट थ्योरी जो हमें पढ़नी जरूरी है, दैट कम फ्रॉम 1861 का एक फेमस बुक होती है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और ये हम कोई बता सकता है मुझे किसकी है ये बुक? क्योंकि हम पढ़ चुके मिल की। सो बेसिकली जो प्लेटो एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया ग्रीक डेमोक्रेसी को, रूसो आए वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और हमारे जो लोग थे उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात की। बट हमको आज की जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसका आइडिया जिसने दिया वो कौन था? वो था जेएस मिल, और ये बुक का नाम याद रखिएगा, 1861 की ये बुक है जिसका नाम है कंसिडरेशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। उन्होंने ये डेमोक्रेसी के आइडिया को बोला कि डेमोक्रेसी की दो रूल है, दो रोल है, एक है टू प्रोवाइड द गवर्नेंस एंड दूसरा है टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। तो जब गवर्नेंस प्रोवाइड कराएगा और फिर पर्सनल डेवलपमेंट उन्होंने ये भी बोला कि इवन इलेक्शंस में वोट करना भी डेवलपमेंट करता है। तो ही टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स, एंड इनसे ये आइडिया लेते हुए अमर्त्य सेन का कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अमर्त्य सेन ने बेसिकली डेमोक्रेसीज को दो भागों में, डेमोक्रेसीज के रिलेवेंस के बारे में बात की है। उन अमर्त्य सेन को आप इक्वलिटी में उन्होंने एक प्रिंसिपल, कोई बता सकता है कौन सा उनका प्रिंसिपल है अमर्त्य सेन का? नाउ यू नीड टू स्पीक। हाँ, कैपेबिलिटी, हाँ कैपेबिलिटी अप्रोच, याद रखिएगा। तो अमर्त्य सेन जो है वो कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं। सो वही अमर्त्य सेन कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और उन्होंने एक स्टडी की है फेमाइन और डेमोक्रेसी की। जो जेएस मिल्स इस तरीके से बात किए थे कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नेंस भी लाती है और लोगों में सेल्फ डेवलपमेंट भी लाती है, वैसे ही अमर्त्य सेन वहीं से ये लेते हुए इंस्पिरेशन कहते हैं कि उन्होंने एक स्टडी की और उसमें पाया कि ज्यादातर फेमेन वहीं आते हैं जहां पे डेमोक्रेटिक रूल नहीं होता है। तो वो कहते हैं इवन फेमाइन को हम अकाल, फेमाइन मतलब अकाल की स्थिति को हम बहुत बार समझते हैं कि ये नेचुरल होती है, बट अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन अकाल जो होते हैं वो नेचुरल नहीं, वो मैन मेड डिजास्टर होते हैं। मतलब बारिश नहीं हुई, इसका मतलब अकाल में कब तब्दील होगी? जब लोगों में भूखमरी आएगी। तो अगर डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, और वहां पे वो लोगों को भूखा नहीं मरने देंगे। तो इस तरीके से हम फेमाइन की सिचुएशन से बच जाए। तो अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन डेमोक्रेसी और फेमाइन में एक सीधा रिलेशनशिप है, जहां डेमोक्रेसी होती है वहां फेमाइन बहुत कम होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वो हैड स्टडीड डेमोक्रेसी फ्रॉम दिस लेंस ऑफ फेमाइन, ठीक है, फेमिन और फेमाइन। बट डेमोक्रेसी क्या बेस्ट रूल है? इसके ऊपर भी कुछ कोट होते हैं, और डेमोक्रेसी के क्रिटिसाइज प्लेटो जैसे फिलोसफर ने किया है। तो वैसे ही एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, जिनका नाम जब हम कल परसों गांधी पढ़ रहे तो मैंने बोला था कि वो गांधी जी को अधनंगा फकीर बोले थे, और उसी पार्लियामेंट के सामने आज गांधी जी की प्रतिमा है। तो वही विंस्टन चर्चिल कहा करते थे कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट नहीं है, वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। बट प्रॉब्लम यह है कि वो वर्स्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उससे अच्छा अभी तक हम आज तक खोज नहीं पाए, ये पॉइंट है। तो वो वर्स्ट ऑफ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, बट उससे अच्छा हम आज तक खोज नहीं पाए। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द प्रॉब्लम, डिलेमा, कि हमको हम सब जानते हैं डेमोक्रेसी में कितनी समस्याएं हैं, क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, करप्शन है, नेपोटिज्म है। तो दिस वर्ड यू नीड टू रिमेंबर कि ये हमारे चर्चिल साहब ने इसको क्रिटिसाइज किया था। बेसिक डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी थी, कई बार पूछा था अब्राहम लिंकन ने क्या डेफिनेशन दी थी। एक डेमोक्रेसी का और एजुकेशन के रोल पे कई बार क्वेश्चन पूछा था, शायद लास्ट टाइम भी एजुकेशन और डेमोक्रेसी का हक्सले का एक कोट आया था। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, दो लोगों ने डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेसी एजुकेशन पे उसके रोल पे काम किया है। एक मील थे जिन्होंने एजुकेटेड रोल बताया था। इवन रूसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रोल पे बात करते हैं, बट हक्सले वाज वेरी फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने एजुकेशन और डेमोक्रेसी के रोल पे काम किया था। एंड देयर आर फ्यू कोट्स जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आई वुड सेंड दैट लिस्ट ऑफ कोट, क्योंकि वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी और
एजुकेशन के रोल पे उनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है उस कोट की लिस्ट से। आई वुड सेंड दैट। तो वो हक्सले का एक कोट है कि एजुकेशन के बिना डेमोक्रेसी का कोई रोल यूज नहीं है, एजुकेटेड लोग होंगे तो ही डेमोक्रेसी को अच्छे से यूज कर पाएंगे। दिस वाज हक्सले वो टॉक्ड अबाउट दिस, HUXLEY, हक्सले इज द स्पेलिंग। नाउ हमको समझना पड़ेगा कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है। तो 1776 में अमेरिका बिकम द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, मतलब पहली वो मानते मॉडर्न वर्ल्ड की डेमोक्रेसी थी। और फिर भी अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, जिसमें डायरेक्ट वैसी कोई डेमोक्रेसी स्टेब्लिश नहीं होती है, बट एक तरीके का डेमोक्रेटिक रूल आता है जिसमें बात होती है कि राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड द मैन का डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स होता है। तो यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कुछ वर्ड, इसमें कुछ बुक्स के नाम याद रखने बहुत जरूरी है। एक सैमुअल पी हंटिंगटन का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने 2 फेमस बुक लिखी है। एक उनकी बुक है द थर्ड वेव करके, जिसमें वो 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, who had talked about 3 वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन? इट इज हंटिंगटन। और 3 वेव बताते हैं, वो भी आपको याद रखनी जरूरी है। फर्स्ट वेव थी 1828 से लेके 1926 तक, ठीक है, जो जिसमें शुरुआती दौर पे 1828 से 1926 में डेमोक्रेसी बनी थी। उसके बाद दूसरी आती है 1943 से 1962 तक, जिसमें मैक्सिमम डेमोक्रेसी बनती हैं। 43 से 62 वाला ही दौर है जब भारत भी एक डेमोक्रेसी बनता है, डीकोलोनाइजेशन की जब प्रोसेस चालू होती है उस टाइम पे। तो दिस वाज द सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज, हालांकि मैं आपको भेजूंगा ये नोट्स, थर्ड वेव जो थी वो 1974 से लेके लगभग 1989 तक रही, ठीक है, जिसमें श्रीलंका जैसी कंट्रीज डेमोक्रेसी बनी थी, ठीक है। और फोर्थ वेव भी कुछ लोग बोलते हैं, हालांकि ये 3 वेव्स की बात थी हंटिंगटन ने की, लेकिन आजकल फोर्थ वेव अरब स्प्रिंग को बोला जाता है, जो 2011 में वेस्ट एशिया में जो अरब स्प्रिंग आया था, लेकिन बाद में वो रिवर्सल ऑफ अरब स्प्रिंग हो गया। अरब स्प्रिंग क्या है, तो वो बेसिकली इजिप्ट से निकल के आता है। और बेसिकली जो मुस्लिम ब्रदरहुड जो पॉइंट है उसमें ये होता है कि इस्लाम में अक्सर ये बहुत बोली जाती है। और इवन जो अमेरिका, हम देखते हैं कि अमेरिका बेसिकली टॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी एवरीवेयर, बट वो कहता है कि वेस्ट एशिया में वी हैड दिस इस्लामिक एक्सपेंशनलिज्म, तो सॉरी एक्सेप्शनलिज्म, आई एम सो सॉरी, नॉट एक्सपेंशनलिज्म, इट्स एक्सेप्शनलिज्म। वो कहते हैं कि इस्लामिक एक्सेप्शनलिज्म है कि इस्लाम में डेमोक्रेसी वो वैसे है ही नहीं। तो अमेरिका का खुद का निहित अर्थ है इसमें, अमेरिका को क्योंकि ऑयल एंड ऑल थिंग्स वहां से लेनी होती है बहुत सारा, तो इसलिए अमेरिका जो एक बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है अमेरिका को, अमेरिका वहां पे हमेशा डेस्पोटिक रूलर्स को सपोर्ट करता है और हर बाकी जगह पे वो इंटरफेयर करता है, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान में वो इंटरफेयर किया, ठीक है, इराक में वो इंटरफेयर किया, बट पॉइंट ये है कि वो वहां पे सपोर्ट कर। ऐसे में वहां के लोग जो हैं, इजिप्ट में शुरू हुआ बेसिकली, इजिप्ट और बाकी एरियाज में वहां, तो उन लोगों ने ये बेसिकली एक अरब स्प्रिंग के नाम से होता है। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर एवरीथिंग, जस्ट एक बार अरब स्प्रिंग पढ़ लीजिएगा कहीं पे गूगल करके कि पूरा क्या सिस्टम था। डीप में जाने का मुझे लगता नहीं कोई फायदा है। एक डेमोक्रेसी जो है वो 2 हिस्सों में मानी जाती है, एक प्रोसीडरल और एक सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। जैसे हमने जस्टिस की थ्योरी पढ़ी थी, प्रोसीडरल डेमोक्रेसी बात करती है कि प्रोसेसेस में कि इलेक्शन अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है, संस्थाएं अच्छे से काम कर रही हैं। वेयरएज जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी वो बात करती है कि एक्चुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी चेंज किया डेमोक्रेसी ने लोगों की, जस्टिस कितना दिया, इक्वलिटी कितनी दी, लिबर्टी कितनी दी, कितना जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये बात है, ठीक है। तो जो प्रोसीडरल आइडिया जो मोस्टली निकल के आता है, एक बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस बुक। दिस जोसेफ शुम्पीटर की बुक है, 1942 में लिखी जाती है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इसको आप एक्रोनिम में याद रख सकते हैं, CST, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। शुम्पीटर ने लिखी थी, बहुत बार पूछी जाती है बुक 42 में, जिसमें वो प्रोसीडरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी की सेंट्रल प्रोसेस जो है वो किस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं, ऑल थिंग्स। और हंटिंगटन भी 3 वेव्स में यही बात करते हैं प्रोसीडरल डेमोक्रेसी की। बट बहुत सारे लोगों ने इस प्रोसीडरल आइडिया को क्रिटिसाइज किया, जिसमें 2 नाम फेमस है, टेरी कार्ल एंड फ्रीज जकारिया। फ्रीज जकारिया तो एक इंडियन अमेरिकन ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, तो कैरी टाल बोलते हैं ये फॉलेसी ऑफ इलेक्ट्रोलिज्म है, यानी बहुत सारी जगह हमारे के पास आज भी हम देख रहे हैं कि इलेक्टेड तानाशाह बैठे हैं, तो क्या उसको हम डेमोक्रेसी मान लेंगे? भाई इलेक्शन, अगर इलेक्टोरल जो लोग प्रोसीडरल डेमोक्रेसी वाले लोग हैं वो तो बोलेंगे दिस इज गुड, दे हैड बीन इलेक्टेड, सो दिस इज डेमोक्रेसी। इवन फॉर दैट मैटर countries like even China conducts elections, but do you consider China as a democracy?
चाइना सेज कि नो वी आर अ डेमोक्रेसी, हम एक एशियन डेमोक्रेसी, हमारी एशियन वैल्यूज है, तुम कौन होते हो लिबरल लोग हम वो क्रिटिसाइज करने वाले। तो दे आर आल्सो कंडक्टिंग इलेक्शन इनटू देयर ओन वे। और आज के दिन तो इलेक्शन इज द बेस्ट वे टू लेजिटिमाइट योर रूल। दैट्स व्हाई सिर्फ प्रोसेसेस में यू डोंट अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक सब्सटेंटिव रोल है जिसमें आपको टेरी काल का एक आइडिया फैलेसी ऑफ इलेक्ट्रोलिज्म और दूसरा आइडिया फरीद जकारिया का, वो कहते हैं कि ये जो प्रोसीजर पे जो ध्यान गया है ना, इसी वजह से इलिबरल डेमोक्रेसीज क्रिएट हो गई हैं। तो दिस आइडिया ऑफ इलिबरल डेमोक्रेसी, इस पे बुक भी लिखते हैं फरीद जकारिया, ये आपको याद रखना है। दिस वाज गिवन बाय फरीद जकारिया, ठीक है, इलिबरल डेमोक्रेसी। सो ये जो आइडियाज, इसके बाद हम थोड़ा टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी बात कर लेते हैं। एक होती है डायरेक्ट, जो हम बात कर लिए, दूसरी रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का आइडिया हम पहले बात कर चुके हैं, कहां से आता है, मेनली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का आइडिया जो अच्छे से मील बात करते हैं उसकी बुक में 1861 की दिस कॉल्ड कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने देखा है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज भी कुछ कुछ फॉर्म में हमें स्विस कैंटोन्स, कई बार क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सी कंट्री जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। स्विट्जरलैंड में कुछ कैंटोन्स, मतलब जैसे हमारे स्टेट बोलते हैं, वहां पे उनके रीजनल यूनिट्स को कैंटोन बोलते हैं। तो वहां पे कुछ बेसिक इनिशिएटिव, एक आइडिया होता है कि कोई भी लॉ बनता है तो उससे पहले लोगों से पूछ लिया जाता है, इनिशिएटिव लिया जाता है। रिकॉल एक बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक फ्रेमवर्क है। प्लेबिसाइट होता है, जैसे यस और नो में आपको बताना होता है कि यू वांट टू बी और नो डोंट वांट टू बी। दिस रिकॉल तो इवन इंडिया में भी कुछ जगह पे, जैसे हरियाणा ने पंचायती इलेक्शन में इंट्रोड्यूस किया था कि आपका जो आपने किसी को चुना है उसको भेज दिया है लेजिस्लेटर को, बट वांट टू रिकॉल देम अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक आइडिया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मोस्टली वो ग्रीक रोमन अंडरस्टैंडिंग में ही है, रूसो जैसे लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक आइडिया रिपब्लिकन आइडिया भी बोलते हैं इसको, कि वो रिपब्लिकन आइडिया जिसको रूसो ने सपोर्ट किया है, मॉडर्न टाइम में हाना अरेंट ने सपोर्ट किया। और रिपब्लिकन आइडिया में, रिपब्लिकन आइडिया जो है वो कहता है कि लोगों में रिपब्लिक स्पिरिट आए, पार्टिसिपेशन की स्पिरिट आए। वो कहते हैं नॉन डोमिनेशन, उनके अनुसार लिबर्टी इज नॉन डोमिनेशन। तो वो कहते हैं कि इक्वलिटी लिबर्टी का जो आइडिया है वो हम डेमोक्रेसी में तभी अपना सकते हैं जब हम एक साथ आके लिबर्टी एक्सरसाइज करें विदाउट एनी डोमिनेशन फ्रॉम एनीबडी। और वो क्या है, वो एक मंच पे आके डायरेक्टली हम इलेक्ट करें। तो रिपब्लिकन आइडियाज भी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी के आइडियाज को ही सपोर्ट करता है, जिसमें हमको याद नाम रखना है हाना अरेंट जैसे थिंकर का और रूसो का, ठीक है। और पेटिट है जो रिपब्लिकन आइडियाज देते हैं। पेटिट का नाम आप याद रखते कि वो कई बार पूछ जाता है कि वो ऑफ द फॉलोइंग इज द रिपब्लिकन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिकन लिबर्टी का जो एक्सपोनेंट है, तो उसमें पेटिट PETTIT, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आई डोंट थिंक कि आपको लिबर्टी में पढ़ाया गया था, बट मैं बता देता हूं कि रिपब्लिकन लिबर्टी का कंसेप्शन है, वो कहता है कि अब्सेंस ऑफ डोमिनेशन। ये कई बार पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है जो क्लासिकल डेमोक्रेसी का व्यू है, वो हमने देखा है ग्रीक वाला। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। एलिटिस्ट थ्योरी क्या है, बेसिकली देयर आर फ्यू पीपल कॉल्ड पेरेटो, मोशा, मिसेल्स एंड शुम्पीटर, ठीक है। जोसेफ शुम्पीटर का नाम अभी हमने पढ़ाई है, उनकी CST बुक जो कैपिटलिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी। तो पेरेटो, मिसेल्स एंड मोशा ये बात करते हैं, जैसे मिसेल्स बात करते हैं पावर एलिट की। वो कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो बेसिकली सी राइट मिल्स टॉक्स अबाउट इन दैट सेंस पावर एलिट की, सी राइट मिल्स बात करते हैं। इनका ये कहना है कि कुछ लोग हैं जो एलिट लोग हैं, वही डेमोक्रेसी के ऊपर एकदम अपना जमा के रखे हुए हैं, ठीक है। तो पेरेटो, मिसेल्स, मोशा ये बात कर रहे होते हैं इन आइडिया सर्कुलेशन ऑफ एलिट। यू जस्ट गो एंड बिकॉज जैसे पेरेटो का है, मोशा का जो एक आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात करते हैं, सॉरी मिसेल्स आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात करते हैं, ठीक है। देन मोशा एंड पेरेटा जैसे बात करते हैं, जैसे मिसेल्स का आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की हो गया, आप लिख सकते हैं। सी राइट मिल्स का पावर एलिट हो गया, ठीक है। सर्कुलेशन एलिट हो गया, ठीक है, पेरेटो का। और मोशा का आइडिया होता है जहां पे वो बात करते हैं लोयन की बात करते हैं, लोयन और वुल्फ की बात करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि जो लोयन है वही राज कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से कि मतलब जो कुछ एलिट लोग हैं उनके हाथ में ही पूरी की पूरी डेमोक्रेसी है, और वो बस सर्कुलेट कर रहे होते हैं, एलिट्स अपने आप में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो ये थिंकर आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और कई बार इनका पूछ भी लेता पावर एलिट का कंसेप्शन किसने दिया था, और वो चारों तुमको एलिट ही नाम दे देंगे।
मतलब एलिट थिंकर का नाम दिया, पेरेटो, मोसा, मिसेल, शुम्पेटर, चारों नाम दे दिए और पूछ लिया पावर एलिट का कंसेप्शन किसने दिया, तो नीड टू रिमेंबर कि मिसेल्स ने दिया, सॉरी मिल्स ने दिया, सी राइट मिल्स ने दिया, ठीक है। तो ये आपको मैं आई वुड ट्राई टू सेंड यू दिस नोट्स ऑल्सो, तो आपको याद रह जाए, बट बेसिक ये नाम याद रखिएगा, ये एलिट थिंकर है, ठीक है। और एलिट थिंकर का मतलब ये बात करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये सब मिथ है, असल में तो डेमोक्रेसी कुछ लोगों के पास रहती है, वही यूज करते हैं और रूल करते हैं, लोग सब रूल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर प्लूरलिस्ट आइडिया आता है इसके खिलाफ में। तो बेसिकली सी राइट मिल्स जो हैं वो पावर एलिट का आइडिया देते हैं अमेरिका में। वो कहते हैं तीन तरह के वर्ग हैं, तीन क्लासेस हैं, उन्हीं के पास पूरा डेमोक्रेसी का वो उन्होंने पूरा रूल कर रहे हैं। वो तीन वर्ग कौन कौन से हैं? पॉलिटिशियन हो गए, बिग कॉर्पोरेट हो गए, मिलिट्री हो गई। इसका जवाब देते वक्त रॉबर्ट डहेल होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अमेरिका में पावर एलिट नहीं है, वो कहते हैं अमेरिका में प्लूरल पावर है, यानी कुछ कुछ सेंटर है उनके पास पावर है, ठीक है। जैसे मतलब कुछ ग्रुप बना के वो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलेगी कि लोग जो बोल रहे हैं वही अमेरिकन गवर्नमेंट ना कर रही हो, लेकिन वो जो ग्रुप बना के उनकी जो डेमोक्रेसी है उसके थ्रू एक्सरसाइज करते हैं। इसी को प्लूरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। और ये जो वर्ड यूज किया जाता है डहेल और डहेल के लिए, दैट इज बेसिकली डहेल और एक लिंडब्लोम थे, चार्ल्स लिंडब्लोम, वो होता है पोलियार्की। ये कई बार पूछा जाता है कि किसने ये पोलियार्की का आइडिया दिया था, तो लिंडब्लोम और डहेल ये दोनों ने पोलियार्की का आइडिया दिया था। प्लूरल थिंकर है, ये कहते हैं कि, और कई बार पूछा प्लूरल थिंकर्स का क्या मतलब है डेमोक्रेसी से, तो प्लूरल मतलब पावर एलिट में नहीं है, पावर कुछ कुछ ग्रुप में बटी हुई है, ठीक है। ये प्लूरल थिंकर है। और कार्ल मैनहेम का नाम याद रख सकते हैं और रेमंड एरोन का नाम याद रख सकते हैं, ये भी प्लूरल थिंकर थे। आई वुड ट्राई टू सेंड दिस नेम टू यू। देन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो फेमस जो एक्सपोनेंट है वो मील है, एक तो रूसो है, ठीक है। मील रिप्रेजेंटेटिव टर्म में, रूसो अलग टर्म में, रूसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, ठीक है। और एक वर्ड कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से थिंकर है जिन्होंने कहा है कि ब्रिटिशर्स आर फ्री ओनली वंस इन 5 ईयर, कोई बता सकता है मुझे? ये क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर में पूछा गया, ये हम वेस्टर्न थिंकर कर चुके थे। किसने? रूसो। हाँ, रूसो ने क्यों कहा है? क्योंकि रूसो बोले कि यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन में, तो 5 साल में इलेक्शन होता तभी वो फ्री होते हैं। तो ये रूसो का आर्गुमेंट है फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, की डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा कि मोरल और डेवलपमेंटल रोल पे बात किसने की है, तो वो मिल्स का अपना नाम याद कर सकते हैं। मिल्स ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में डेमोक्रेसी के योगदान पे बहुत बोला है। फिर एक आइडिया आता है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, यानी डेलिब्रेशन से होना चाहिए काम। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में यू वुड रिमेंबर नेम ऑफ रोल्स एंड हैबरमास। रोल्स जो पब्लिक रीजन की बहुत बात करते हैं अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस के बाद, और पब्लिक रीजन का आइडिया उनकी जो दूसरी बुक है लॉज ऑफ द पीपल, जिसमें वो कम्युनिटेरियन क्रिटिक का रिप्लाई करते हैं, उसमें भी वो ये बात करते हैं कि जो डेलिब्रेटिव होनी चाहिए डेमोक्रेसी। डेलिब्रेशन यानी लोगों से बात करके डिस्कशन से होनी चाहिए, डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं कर सकते अपनी डेमोक्रेटिक रूल, बट डेलिब्रेशन डिस्कशन उससे होना चाहिए। तो ये जॉर्गन हैबरमास एंड जॉन रोल्स। इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का नाम भी कई बार आता है, ये कई बार क्वेश्चन आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब बेसिकली जर्मनी में ये एक तरीके से होता है कि जहां पे एक पार्टी का रूल नहीं, कुछ पार्टी मिलके एक कॉमन एजेंडा बना के इस तरीके से रूल करती है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रूल बोलते हैं। कंसाइंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब बेसिकली साथ आके, ये अरेंट लिस्पार्ट मतलब नाम था उनका, अरेंट लिस्पार्ट, उन्होंने ये आइडिया दिया था। तो ये नाम याद रख लीजिएगा आप, अरेंट लिस्पार्ट में, तो उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का वर्ड दिया था। एक पीपल्स डेमोक्रेसी का जब नाम आए तो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में माओइस्ट जो डेमोक्रेसी है उसको बोलते हैं, और मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी को भी कई पीपल्स डेमोक्रेसी के रूप में लेते हैं। हालांकि फॉर मार्क्स पीपल्स डेमोक्रेसी का सीधा मतलब यह है कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, यानी जो सोशलिज्म स्टैब्लिश हो जाएगा तब, और फाइनली जो कम्युनिज्म आएगा तब, ठीक है। तो उनके अनुसार आज के दिन की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी समस्या है कि फ्यू ऑफ द पीपल सिटिंग, जैसे एलिट ने कहा, दे आर गवर्निंग मोस्ट ऑफ द प्रोलेटेरिएट। तो पहले तो हमको चेंज करना है कि मोस्ट ऑफ द प्रोलेटेरिएट बेसिकली रूलिंग द फ्यू, दैट इज बुर्जुआ को जब प्रोलेटेरिएट करेगा रूल, वो कब होगा? जब वो सोशलिज्म आएगा तब। और देन फाइनली द स्टेट चली जाएगी तो कम्युनिज्म। एक सोशल डेमोक्रेसी का भी एक आइडिया था। सोशल डेमोक्रेसी बेसिकली क्या करते हैं, लिबरल और मार्क्सिस्ट आइडियाज को मिला के एक सोशलिस्ट ब्लेंड बनाना चाहते हैं, जिसमें कई बार हम वेब ब्रदर्स की बात करते हैं, बिट्रिस वेब जो हमें, और ये जो बेसिकली ये जो सोशल डेमोक्रेट थे, सोशल डेमोक्रेट आइडिया मोस्टली आए थे, जैसे लेबर पार्टी है ब्रिटेन की, वो इससे इंस्पायर है। जेरेमी
बर्नी सैंडर्स फ्रॉम द लेबर पार्टी, बर्नी सैंडर्स जो कि यहाँ पे अमेरिका में जो है, और यहाँ पे जेरेमी कोहेन, सही नॉट जेरेमी कोहेन, आई फॉरगेटिंग हिज नेम, बेसिकली दीज आर द पीपल। आप एक बार मान लीजिएगा सर्च की लेबर पार्टी का सबसे मैन कौन है ब्रिटेन में, तो दीज आर सोशल डेमोक्रेटिक रूल, थोड़ा उस तरीके से लाते हैं ये। लेकिन सोशल डेमोक्रेट में आपको जिसका नाम याद रखना है, नीदर यू डोंट हैव टू नेम दिस जेरेमी कॉर्बिन, आई रिमेंबर कॉर्बिन। तो यू कॉर्बिन जो है वो भी एक सोशल डेमोक्रेट ही है एक तरीके से, और जिस ये जो आपके ट्रम्प के सामने जो खड़े होने चाह रहे थे इलेक्शन दिस, तो बेसिकली ये जो सोशल डेमोक्रेटिक जो आइडिया है, ये मतलब एक ब्लेंड बनाना चाहते हैं। आपको जिनका नाम याद करना है कॉर्बिन वगैरह का नहीं, आपको नाम याद है ऑगस्ट बेबेल का। बेबेल का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बेबेल और बेसिकली लिबनेस, ये जर्मन थे शायद। लिबनेस और बेबेल जो है, इन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई थी जर्मनी में। आई सेड कि जर्मनी में सोशल डेमोक्रेसी का एक अलग उद्भव हुआ था। ये बेसिकली बात करते हैं वर्कर्स राइट की, ठीक है, ट्रेड यूनियन राइट्स की, ठीक है, वर्कर की अच्छी लाइफ की। तो बेबेल एंड लिब्सनेट, ये कई बार पूछा जाता है जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी किसने बनाई थी, बेबेल एंड लिब्सनेट। ये मैं आपको भेज दूंगा शायद नाम। और कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का भी कई बार पूछा जाता है। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी में आपको नाम याद रखने हैं कुछ, एक तो पर्टिकुलरली आपको इमैनुअल कांट, जब भी कॉस्मोपॉलिटन और ग्लोबल जस्टिस की बात है इमैनुअल कांट का नाम याद रख लीजिए। एक डेविड हेल्ट का नाम आप याद रख सकते हैं। हाना अरेंट भी कॉस्मोपॉलिटन लेवल पे डेमोक्रेसी की बात करती हैं। तो डेविड हेल्ट वन ऑफ द मेजर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है आपको पता है? कोई बताएगा कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? ग्लोबल गवर्नमेंट टाइप, बेसिकली ग्लोबल लेवल पे कॉस्मोपॉलिटन, हाँ एग्जैक्टली, समथिंग ऑन दैट लाइन ओनली, कि हमको स्टेट्स के ऊपर, मतलब स्टेट की बाउंड्रीज पे नहीं, हमको वी नीड टू गो फ्रॉम स्टेट बाउंड्रीज, और जो बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड है आज के दिन, ये बाउंड्रीज टूट चुकी हैं। तो दैट इज द कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। डेविड हेल्ट जिस पे सपोर्ट करते हैं। और आजकल तो ई डेमोक्रेसी का भी आइडिया आ रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक, जिस तरीके से दुनिया एकदम साथ आ गई सोशल मीडिया और थे, तो व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट ई डेमोक्रेसी, ठीक है। इसके अलावा तो एक आप फ्रांसिस फुकुयामा का नाम याद रखिएगा। उनकी एक बुक कई बार पूछा जाता है कि उन्होंने एक बुक लिखी थी एंड ऑफ हिस्ट्री। बेसिकली ये 1991 में जब बुक आती है, कोल्ड वॉर खत्म होता है, तब वो एंड ऑफ हिस्ट्री में वो बात करते हैं कि लिबरल जब यूएसआर का खात्मा होता है, मतलब बेसिकली कोलैप्स होता है, तो वो कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी ने कोल्ड वॉर जीत लिया और ये जंग जीत ली है, और नाउ वी डोंट हैव एनी लड़ाई ऑफ आइडियोलॉजीज एंड एनी लड़ाई ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ लिबरल डेमोक्रेसी हैज बिकम द नॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि उनका इस आइडिया को क्रिटिसाइज करते हुए उन्हीं के गुरु सैमुअल पी हंटिंगटन, जिनको हमने पहली बुक पढ़ी थी, पहला नाम पढ़ा था उनकी, जो थर्ड वेव करके बुक थी, कई बार पूछा था। दूसरी बुक वो लिखते हैं फ्रांसिस फुकुयामा को रिप्लाई करते हुए, नाम था बुक का, कोई बता सकता है? बहुत फेमस बुक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, गुड। सो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो वो बात करते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट सिविलाइजेशन है जिनमें क्लैश होगा। वो मोस्टली शायद 6 सिविलाइजेशन आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है, इस्लामिक सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसमें वो अमेरिका और यूरोपियन पावर को साथ रखते हैं, देन अफ्रीकन सिविलाइजेशन अलग रखते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन अलग रखते हैं। तो ये जो है वो सिविलाइजेशन की कोलैप्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ ऐसा नहीं है लिबरल डेमोक्रेसी एकदम से एंड कर दिया हिस्ट्री का। हिस्ट्री कुछ एंड नहीं हुई है। हिस्ट्री को ऐसा लगता है हमको कि हिस्ट्री एंड हो गई, लेकिन लुक एट ये जो 9/11 हुआ, से वो हंटिंगटन की बुक आती है, देन वी कैन सी कि स्टिल लिबरल डेमोक्रेसी कहां अभी है। एज फ्री जकरिया कह रहे हैं कि अब तो इलिबरल डेमोक्रेसी आ गई है। लुक एट द वे ट्रम्प जब गए थे अमेरिका इज नोन एज द व्हाट, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, एंड वेंट, जब ट्रम्प गए थे तो क्या वो लग रहा था कोई ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का काम है वो? ऐसा तो आज तक इंडिया में नहीं हुआ है कि जब कोई प्रधानमंत्री हार के जब जाते हैं, जैसे यूपीए गवर्नमेंट 10 साल रही थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कितने साल रहे थे, जब वो गए तो क्या उन्होंने अपने समर्थकों को पार्लियामेंट भेज दिया था? नहीं। तो ये हमको समझना होगा कि आज डेमोक्रेसी जो है वो एक लिबरल डेमोक्रेसी एक अपने आप में चैलेंज फेस कर रही है। और एक ये देखिएगा कि कई बार कंफ्यूज होते हैं आप लोग की एंड ऑफ हिस्ट्री बुक है वो आती है इनकी 1991 में फुकुयामा की, और एक एंड ऑफ आइडियोलॉजी, जो हम आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तब मैं बात करता, वो डैनियल बेल की बुक आती है, वो तो 50s में आती है। तो वो तो
बहुत पहले आ जाती है। तो बस याद रखिएगा वो डैनियल बेल की बुक है, वो भी कुछ ऐसे ही आर्गुमेंट करती है। वो कहती है कि क्योंकि वो शुरू फेज था ही, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और अमेरिका ने जो हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम डाला था, तो वो बुक लिखी जाती है कि किस तरीके से लिबरलिज्म ने ये बैटल जीत ली है। तो वो उस बैटल की बात हुई थी, लेकिन फिर पता चला कि कोल्ड वॉर हुई और सारी चीजें हुई, कोई लिबरलिज्म बैटल नहीं जीता था। ठीक है, तो वो एंड ऑफ आइडियोलॉजी बुक थी जो डैनियल बेल ने लिखी थी। और एंड ऑफ हिस्ट्री डेमोक्रेसी पे बात बताते हुए ये फुकुयामा ने लिखी, जिसके रिप्लाई में हमारे हंटिंगटन साहब कुछ लिखते हैं। ठीक है, और एक आप रख सकते हैं रॉबर्ट डहल की, एक ये भी कई बार पूछी जाती है। रॉबर्ट डहल 1989 में 1989 में एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक, जिसमें वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी सुपीरियर टू अदर सिस्टम एटलीस्ट इन 3 वे। और ये कई बार आप याद रख सकते हैं। डहल ने अपनी बुक 1989 डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक में लिखा कि 3 तरीकों से डेमोक्रेसी सुपीरियर है किसी भी और मीडियम से। कैसे? पहला उनका है कि ये लोगों के जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करती है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में भागीदार बनाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट करती है, ह्यूमंस के इंटरेस्ट वो है वो उनका सेफगार्ड करती है। और तीसरा फ्रीडम देती है। तो फ्रीडम, ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरेस्ट सेफगार्ड, इंडिविजुअल के भी और जिनके साथ हम रहते हैं उनकी सोसाइटी के। तो तीनों ये याद रखिएगा। डहल फ्रीडम की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं और इंटरेस्ट की बात करते हैं, जिससे सोशल गुड क्रिएट होता है, तो वो बात करते हैं। इसके अलावा एक शायद आप डायमंड लेरी डायमंड की एक बुक कई बार पूछी जाती है। सो लेरी डायमंड की बुक का नाम था इज द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ओवर। ये बेसिकली जो बुक है वो 1997 में आई थी, और ये बुक तब आई थी जब वी वर सीइंग सम कॉन्फ्लिक्ट्स इन अरब वर्ल्ड एंड मेनी अदर प्लेसेस। तो 97 में ये कई बार पूछ जाते हैं कि दोस्तों थर्ड वेव का जो बात कर रहे थे हमारे, थर्ड वेव नाम से बुक लिखी थी हंटिंगटन ने, क्या वो अब वेव एंड हो गई है? ये लेरी डायमंड की बुक है जो याद रख सकते हैं। और फ्रिज जकारिया की द राइज ऑफ इलिबरल डेमोक्रेसी भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है कि कौन कौन सी बुक जो मैंने बताया, कंसिडरेशन मील वाली और वो। अब मैं डेमोक्रेसी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, मेरी तरफ साइड से एंड हो गई है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो डेमोक्रेसी पे तो ले सकते हैं। अगर आप मुझे देंगे तो मैं 10 मिनट में सिटीजनशिप खत्म कर सकता हूँ। और अगर आप, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं कि काफी टाइम से हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग गर्मा गया है। 15 लोग छोड़ के चले गए हैं। नाउ वी हैव ओनली 30 पीपल। सो क्या आप सिटीजनशिप पढ़ना चाहेंगे या फिर हमें यहीं एंड करना चाहिए? और अगर कोई आपके भैया कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे? सर पढ़ा दीजिए भैया, पढ़ा दीजिए। नहीं, कल काल करे सो आज कर भैया। टुडे सर। ऐसा है भैया, उस पर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना हमें भी, मतलब अगर पहले थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो अच्छा रहता। और ओवरबर्डन हम करेंगे नहीं। और सीधी सी बात ये है कि थ्योरी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आई कैन सी आयुष ने पढ़ रखी है बहुत सारी चीजें, तो ही इज बेसिकली रिवाइजिंग द थिंग्स, बट आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे वो भी हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं। तो आयुष, मैं समझता हूँ आपकी भी और बाकी लोगों की, तो हम जाएंगे एज ए, क्योंकि हम तो डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी तो आज के दिन मेजोरिटेरियन रूल है तो मेजोरिटी जो बोलेगी हम जाएंगे। तो वी वुड नॉट डू, आई थिंक वी शुड कंप्लीट हियर। आज हमने बहुत बड़े बड़े टॉपिक कर लिया, बेसिकली जस्टिस, राइट और डेमोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़े टॉपिक है। कल हमारे पास जस्टिस, अगर कल हमको करना होगा तो ये सिटीजनशिप होगा, छोटा सा टॉपिक है। एक सोवेरेनिटी भी 1 पेज का टॉपिक है, और स्टेट भी आई वुड डू इन 15-20 मिनट में प्रोबेबली। तो 1 घंटे में कल हम कर लेंगे तीनों टॉपिक, और उसमें साथ फेमिनिज्म भी ऐड कर लेंगे। तो एनी हाउ वी हैव टू डू क्लास टुमारो, तो कल हम कंप्लीट कर लेंगे थ्योरी वाला पोर्शन। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कीजिए। आई वुड सजेस्ट यू पीपल टू गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको खुद से करना होगा। और आपको पता हो तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जो हमारा टेस्ट है, दैट वुड बी लाइव फ्रॉम मिडनाइट। तो आप उसको ले सकते हैं कल 9 तारीख को, 10 तारीख को और 11 तारीख को। ठीक है, और फिर 11 तारीख को वी वुड डिस्कस दैट पेपर अगर हो पाएगा तो, और उसी में हम आंसर की भी बात करेंगे। तो वो पेपर बेसिकली उसको करिएगा, उसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भैया। हाँ बोलिए। हेलो भैया, कह रहे भैया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी में नहीं मिल सकता? ओके यार, देखिए पेपर मैं खुद ही बनाया हूँ, और आई एम सो सॉरी आई कैन नॉट प्रोवाइड यू इन हिंदी। देयर इज अ रीजन, क्योंकि मेरे पास, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो प्रॉब्लम, हाँ मैं ट्रांसलेशन पे देख सकता हूँ एक बार, अगर कुछ हो सकता तो आई वुड थिंक अबाउट इट, देखता हूँ यार। बट भैया वो गूगल फॉर्म पे है क्या? हिंदी आती है बट मैं टाइप नहीं कर पाता हूँ ना यार हिंदी में, भैया। प्रॉब्लम है भैया वो गूगल फॉर्म पे है क्या?
हाँ वो गूगल फॉर्म पे भाई, वो हो सकता है ट्रांसलेट, मुझे हाँ तो भैया वहां पे, प्रॉब्लम ये है ना कि हाँ ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर जो है ना वो कुछ गलत, उससे क्या होता है ना स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो गूगल का जो ट्रांसलेशन है मेरे भाई वो एग्जैक्ट नहीं है, वो सही नहीं है। तो पॉलिटिकल जब खुद इंसान बैठ के करता है ना तभी वो सही हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, राइट्स, क्लेम्स और प्रिविलेजेस, ये तीनों वर्ड को गूगल ट्रांसलेटर जब ट्रांसलेट करेगा तो एक वर्ड देगा, ठीक है। तो वो समस्या है गूगल ट्रांसलेट। भैया जैसे मैं ट्रांसलेट कर रहा ना, जैसे कि कुलीन तंत्र है जिसका, उसको अल्प तंत्र बोल रहा था, बहुत ही वही बोल मतलब रहा है ना, इसीलिए और ये अजीब समस्या अजीब इसीलिए। वर्ड अब आ मैं रहा कोई है। इसीलिए मैं अगर कोई प्रोफेशनल होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव डन दैट फॉर, बट अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ट्राई टू डू इट इन इंग्लिश ओनली, अगर आप पॉसिबल हो पा रहा है आपका, ठीक है, कोशिश कीजिए आप, देखिए। आई नो इतना इंग्लिश तो आप जानते, डेफिनेटली हिंदी में इशू, हिंदी स्टूडेंट को इशू होगा। देखता हूँ अगर कुछ हो पाता तो वी कैन ट्रांसलेट दैट इन एनी वे, देखते हैं फिर, है ना। और कोई क्वेरी किसी की? भैया हर्ष भैया side. एक, हाँ ओके। अच्छा, Sachin. हर यू आर हियर, ओके, Yeah, यू आर इन माय just क्लास। a concern from my side, small concern. Like tomorrow and day after tomorrow, 9th and 10th, they have this scheduled class for IR, which I am taking anyhow. So there's a request from my side. If can we do it from 6 to 8, because I have my internship. It gets over at 5:30. Okay, so you had joined the internship. Yeah, NHRC one. When you joined? Today was the first day. Okay, how was it? It was so lengthy, सचिन, इतना वो बस लेक्चर्स ही लिए जाते हैं। सुबह 10 बजे से लेके 10:30 5:30 बजे तक लेक्चर सुना है मैंने। तो इनको भी पता चला कि यू कैन डू इंटर्नशिप एंड ऑल थिंग, एनएचआरसी में इंटर्नशिप कर रहे हैं हर्ष, और हर्ष वुड बी टीचिंग आल्सो, तो हर्ष इट विल बी नॉट डिफिकल्ट फॉर यू ना यार, यू वुड बी डूइंग एंड स्टिल 5:30, so would you able to do classes, you would be able to take, or I can take 6 to 8 if they're comfortable at that specific they time. would be comfortable because this is according to our comfort. If you can't take at 5 then it for sure 6, बाकी हाँ, because देखिए लास्ट सेशन मेरा 5:30 खत्म होता है, तो वो मतलब 5 मतलब से नहीं ले पाऊंगा मैं, तो आई एम ओके विद 6. व्हाट अबाउट फ्रॉम 9 हर्ष, व्हाट फ्रॉम अगर 9 बजे से क्लास ले पाओ, 9 से नॉट अ प्रॉब्लम विद मी, इफ दे आर कंफर्टेबल विद 9 to 11, दैट इज कूल विद मी. we would conduct a poll in the group and accordingly we would find कि 6 से लो या 9 से, क्योंकि 5:30 आओगे थके आ रहे होगे, तो इससे बेटर है कि 9 बजे अगर थोड़ा सा फ्रेश हो सके, ठीक है। तो we would also 6 या 9। जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट सचिन, मैं गूगल मीट पे क्लास ले सकता हूँ अगर मेरे को स्क्रीन शेयर करनी हो तो, लाइक नोट्स एंड समथिंग? You can share screen in Telegram also। अच्छा, यहाँ भी होता है क्या ऑप्शन? हाँ, अभी शायद तुम एडमिन नहीं हो उसमें, वैसे यू आर एडमिन बट यू आर नॉट दैट वीडियो वाली, तो मैं तुमको जब तुम्हारी क्लास होगी तो वो दे दूंगा। वो उसमें इसलिए नहीं दे रखा, क्या होता है कि जिस सारे एडमिन के पास पहले ये था वीडियो वाला, बट देन एवरीबॉडी वाज, जैसे मैं शेड्यूल कर रहा था एवरीबॉडी वाज कमिंग देयर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, आई एम गेसिंग हां हां, नाउ इट्स कमिंग, ओके फाइन, आ रही है एकदम, मैं ही दिख रहा हूँ उसमें, बस ठीक है। और इसको तुम है ना लैंडस्केप पे भी कर सकते हो, वो वैसे फोन करोगे तो वो लैंडस्केप में हो जाएगा, फाइन, ठीक है, इसमें हो जाएगा। ठीक है, आई विल डू वन थिंग, मैं अपने आईपैड से लॉगिन कर लूंगा कल, ताकि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, है ना। वो अब तुम जहां से करो, तुम्हारी क्लास है, तुम्हारे स्टूडेंट है, मैं से फिर मुझे लग रहा है मेरे को फिर पॉलिटिकल थ्योरी की क्लास 5 से 7 मेरी हो जाएगी, या 9 से आप ले लेना हर्ष, ठीक है। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। आई हैवंट कंप्लीटेड पॉलिटिकल थ्योरी, आज होनी चाहिए थी बट कल एक टॉपिक छूट गया था, योगेश शायद कल 2 ही टॉपिक किए थे, तो पर इसलिए सचिन, आई जस्ट सॉ तू तो बहुत अच्छा पढ़ाता है डेमोक्रेसी। इतने एक्सपेक्टेशंस मत रखना बच्चों, मुझसे मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता। Any suggestion, any query, anything, just ignore hurt now. Any query, any suggestion, कुछ भी है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। एंड भैया एक बार हमें बता देंगे क्या कि कल कौन से टॉपिक लेने वाले हैं? कल थ्योरी कंप्लीट करेंगे, जो आप बोलेंगे वो सारे ले लेंगे, थ्योरी में क्या क्या बचा हुआ आपका, क्योंकि कल आई वुड कंप्लीट थ्योरी 5 एंड हर्ष कल के लिए वुड टेक क्लास फ्रॉम 9 एंड ही वुड कंप्लीट आईआर के पोर्शन जो शेड्यूल में है। शेड्यूल के थ्रू एक बार मैं शेड्यूल दोबारा डाल दूंगा, हर्ष की क्लास शेड्यूल के अनुसार ही होगी। आई वुड टेक सिटीजनशिप, सोवरेनिटी, स्टेट एंड फेमिनिज्म, दीज आर द 4 थिंग्स आई थिंक लेफ्ट, स्टेट, सोवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड फेमिनिज्म, ये 4 चीजें बची हुई है थ्योरी पार्ट से, है ना।
यस हाँ भैया। है ना? बाकी कुछ बचा हुआ तो बता दो यार, बोलते ही नहीं आप लोग। नहीं भैया, अब हो गया तो बस। हो गया, ठीक है। तो अभी हम एंड करते हैं फिर। कोई भी क्वेरी किसी की और है तो बोल दो जल्दी से। सृष्टि कुछ बोल रही है, बोलिए। वो भैया वो पॉलिटिकल थ्योरी वाले नोट्स प्रोवाइड कर दिया करिए, जैसे आपने सावरकर के किए थे ना, फैक्ट्स वाले लाइन वाइज नंबरिंग करके, वैसे ही उसके भी पॉलिटिकल थ्योरी के भी प्लीज ठीक उसके है, बिना। मैं और जैसे एक बार आप पढ़ाते तो उसको देख लेंगे तो फिर हो जाएगा। ठीक है, मैं भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक ओके, यू। आई ट्राई। देखो मेरे पास सबके टाइप तो नहीं है, जैसे सिटीजनशिप, राइट और सोवेनिटी, ये सब मेरे हाथ से लिखे हुए हैं, और आई एम रियली श्योर आई कांट टाइप राइट नाउ। तो ये तीन तो मैं ऐसे दूंगा, जस्टिस, डेमोक्रेसी, इक्विलिटी, लिबर्टी मेरे पास लिखे हुए हैं, टाइप्ड है, वो मैं भेज दूंगा। ठीक है, हेलो। आई चलेगा होप भैया। मेरी राइटिंग समझने में आपको थोड़ी मेहनत कर लेंगे आप। ठीक है, थोड़ी सी मेरी गंदी है, बट ट्राई टू नहीं, अंडरस्टैंड आपकी इट। राइटिंग भी अच्छी है भैया। भैया कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। चलो यार, तो थैंक्स फॉर बीइंग सो नाइस ऑडियंस। अब आज हम अभी करते हैं यहाँ खत्म। ठीक है, थैंक यू भैया। बाय। ठीक है भैया, बाय भैया, Always टेक केयर। लगे रहिए। भैया बाय बाय, गुड नाइट।